कमाई का अड्डा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में आज एक तरफा बिकवाली का दबाव। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी से ठीक पहले आज निफ्टी बैंक ही कोलैप्स कर गया है। लगभग 450 से 500 पॉइंट का नुकसान। क्लोजिंग की रणनीति क्या होगी उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। दिन के निचले स्तर पर बाजार, निफ्टी करीब 125 अंक फिसलकर 19,700 के नीचे आया। वीकली एक्सपायरी के दिन निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट, 470 अंकों की कमजोरी दिखी। 2 दिन की तेजी के बाद आज मिड कैप इंडेक्स भी टूटा। फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर्स में बिकवाली कायम। बैंकिंग, फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा कमजोरी। नतीजों के बाद बजाज फाइनेंस करीब 2% टूटा। मेटल, IT, FMCG सब में गिरावट। और MMTC STC को बंद कर सकती है सरकार। 23 अक्टूबर को फैसला संभव। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद दोनों स्टॉक्स आज 10% के लोअर सर्किट पर। वहीं अब तक जोरदार रफ्तार दिखाने वाली KIOCL, ITI, HMT जैसे दूसरे सरकारी कंपनियों में भी बिकवाली हावी। नतीजों के बाद मिड कैप IT पर जोरदार दबाव। L&T टेक करीब 5% फिसला। हैप्पीएस्ट माइंड में करीब 2% की गिरावट, लेकिन टाटा एलेक्सी में निचले स्रोत से दिखे रिकवरी। और सिंजीन के गाइडेंस कट के बाद बायोकॉन और सिंजीन दोनों ही स्टॉक्स 6% से ज्यादा टूटे। वायदे के टॉप लूजर्स में शामिल। बाजार को पसंद नहीं आई सिंजीन की कमेंट्री। कंपनी ने कहा US बायोटेक कारोबार में सुस्ती की वजह से गाइडेंस घटाया। और त्योहारों से ठीक पहले सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट्स पर बैन बढ़ाया। अगले आदेश तक जारी रहेगी रोक। खबर के बाद शुगर शेयरों में रौनक कायम। स्वागत करें मिस्टर अनुज सिंघल, CNBC मैनेजिंग एडिटर ऑफ द ईयर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये अवार्ड एक्चुअली CNBC आवाज की टीम के लिए। मेरी टीम बहुत शानदार है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। एक आम धारणा रही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ बड़े लोग बनाते हैं। हमारा मानना यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं, अच्छा पैसा बना सकते हैं। और आज पैसा वैसे बन तो रहा है स्टॉक मार्केट में, लेकिन मंदड़ियों का बन रहा है। जिस तरह की बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। 19,700 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। 19,673 का लो बना था। वहां से हम वैसे कहें तो ज्यादा दूर है नहीं। प्रेशर कायम है और प्रेशर सबसे ज्यादा और सबसे पहले दरअसल निफ्टी बैंक में आता दिखाई दिया, जो दिन भर कायम है और डे लो के करीब तो नहीं, लेकिन हाँ अभी भी 450 अंकों तक का नुकसान पर ही कारोबार देखने को मिल रहा है। तो आज आखिरी 1.5 घंटे किस करवट उठ बैठेगा? क्या कुछ रिकवरी के चांसेस हैं या फिर आज का सेशन पूरी तरह से वॉश आउट सेशन और बेयर्स के नाम त्याग दिया जाए? वीरू, गुड आफ्टरनून, क्या लग रहा है? आयशा, गुड आफ्टरनून। ऑल्दो पहले तो मेरी तरफ से और आपकी तरफ से एक बार फिर से अनुज को शुभकामनाएं। हालांकि हम सभी को आज इतनी खुशी है कि पूछिए मत। हाँ, थोड़ा सा निफ्टी बैंक का बिहेवियर अच्छा होता तो शायद बात दूसरी होती, लेकिन खैर जैसा भी है अब इसको स्वीकारते हैं हर्षता। और इंडिसेस पे आपकी अप्रोच क्या हो बात करते हैं। देखिए, सुबह मेरी क्लियरली अप्रोच थी कि निफ्टी पे 19,830, 851 इज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। ये एक बाय का जोन नहीं है। यहाँ पे बुक करिए अपने प्रॉफिट्स को, कैश में कन्वर्ट करिएगा। और बाय का जोन होगा बेस 1 और वो था करीब करीब 19,740 और करीब करीब 680 का जोन। मोटा मोटी हर्षता हम इस वक्त वहीं ट्रेड कर रहे हैं। और अगर क्रूड एट द रेट 9150 ना होता तो शायद मैं डेफिनेटली इस लपक के इस डिप को बाय करता। डेटा के मुताबिक अभी भी ये जोन बाय का है निफ्टी का, बट दिक्कत का सबब है बैंक निफ्टी। दिक्कत का सबब है बैंक निफ्टी और ये क्रूड का इंपैक्ट। मैं आज पहले शुरुआत हर्षता निफ्टी बैंक से करूंगा। देखिए, क्लियरली मेरी सुबह अप्रोच थी कि ये निफ्टी बैंक बाय का नहीं है। बाय का अगर कहीं भी होगा तो वो क्लोजर टू
44,000 अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो लीजिएगा, लेकिन अगर ये 44,000 का घर तोड़ता है, लेवल तोड़ता है, तो इट विल बी ए सेल। और कहां तक का? 850 तक का डाउनसाइड पॉसिबल है। हर्षदा मोर और लेस इसने 850 का जोन छुआ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अब आपकी स्क्रीन पे भी क्रूड आया था 9170। हर्षदा अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेज में एक्सपायरी डे में ये 43,800 या 850 का जोन तोड़ गया तो हमारे लिए दिक्कत काफी होगी, और इसीलिए मैं इस डिप को बाय नहीं करना चाहता हूं निफ्टी बैंक में। हर्षदा इट्स एक्सपायरी डे, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में मैं इस डिप को बाय कर लेता, बट क्रूड एट द रेट 9170 एक्सपायरी डे, मैं इस डिप को खरीदना नहीं चाहूंगा। और अब मेरे लिए अगेन हायर ट्रेजेक्ट्रीज में 44,400 44,500 पे ये सेल ऑन राइज होगा। डेटा बैंक निफ्टी का गड़बड़ आ गया है। HDFC बैंक में क्लासिकल 20 डेमा से रिवर्सल हुआ, 10 डेमा के नीचे ट्रेड करता हुआ 1520 पे आ चुका है, और कॉल राइटर्स ने जिस तरीके से ग्रिप ली है निफ्टी बैंक पे इन नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, हर्षदा दिक्कत है। तो मैं यही कहूंगा फॉर निफ्टी स्टिल इट्स अ बाय ऑन डिप टुवर्ड्स 680, 710, 720, बट नॉट निफ्टी बैंक। आपको कुछ स्टैट्स दिखाता हूं हर्षदा, एक बार जरा देखिए आप निफ्टी के स्टैट्स। निफ्टी की एक्सपायरी कल है, ठीक है, जरा आप इनके स्टैट्स को देखिए। 19,900 पे, 20,000 पे, 19,850 पे कॉल राइटर्स कल भी थे। 850 का जो कॉल राइटर था कल एक साइजेबल ओआई लेके खड़ा था, तो वो जोन था निकलने का। बट क्या कह रहा है इस वक्त का डेटा, आप स्क्रीन पे देखिए जरा। 19,800 की पुट उसने थोड़ा सा ओआई शेड कर दिया, करेगी, इसमें कोई राय नहीं है, बट स्टिल 19,700 की पुट 90 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई होल्ड करती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं इट्स नॉट येट शॉर्ट ऑन निफ्टी, क्योंकि 19,700 की पुट 90 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। आज के जो ये सीएमपी है स्क्रीन पे इस वक्त निफ्टी का, प्लस आज का लो, इसके बीच में दो एवरेजेस परसिस्ट करते हैं, 10 डेमा और 20 डेमा। सो एज ऑफ नाउ हर्षदा नो शॉर्ट ऑन निफ्टी, बट कोई मैं बाय ट्रेड भी नहीं लूंगा यहां पर। और निफ्टी बैंक याद रखिएगा, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 43,800 को ब्रीच करता है, 43,850 को ब्रीच करता है हर्षदा, तो ये मेगा सेल बनेगा। क्यों? क्योंकि अब बैंक निफ्टी 100 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, और हमारा जो 200 डेमा है हर्षदा वो परसिस्ट करता है 43,200 पे। सो अगर आप शॉर्ट हैं तो रखिए, और अगर आप एक बार और शॉर्ट करना चाहते हैं तो लेट्स वेट फॉर 43,800, उसके वॉल्यूशन का इंतजार कीजिए। हर्षदा बैंक निफ्टी के साथ दिक्कत है, यकीन मानिए। निफ्टी बैंक बड़ी दिक्कत में इनफैक्ट, और ये पूरे मार्केट के रुझान को आज बिगाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आपके सामने वो ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा तेजी मंदी की पोजीशंस देखने को मिली है। देखिए मंदी अब अक्रॉस द बोर्ड है। आप ज्यादातर सेक्टर्स देखेंगे नेगेटिव टेरिटरी में, फार्मा को छोड़कर, तो प्रेशर किन स्टॉक्स की तरफ से बना है। आज वो दो बड़े फाइनेंशियल हेड्स, HDFC बैंक 1.5% नीचे, बजाज फाइनेंस निफ्टी का टॉप लूजर, 2.25% का नुकसान। LTI माइंट्री के नंबर से पहले 1.5% का करेक्शन, और आज टाटा कंज्यूमर में भी बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिखाई दिया है। सिंजीन बायोकॉन की अपनी दिक्कतें हैं, जहां पर पूरा फार्मा इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है। सिंजीन ने दरअसल यूएस में जो फंडिंग कट हो रही है ड्रग डिस्कवरी को लेकर, उसके चलते अपना गाइडेंस काटा है, और वो स्टॉक 8% नीचे। सिंजीन बायोकॉन सेम पेरेंट कंपनी के से आती है, तो वहां पर भी 7% तक का प्रेशर। ICICI प्रू के नंबर्स के बाद करेक्शन, और ABB इंडिया भी आज मंदी की तरफ ही बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए कुछ गेनर्स लेकर आएंगे जो मैं मेंशन कर रही थी। फार्मा में अच्छी तेजी है, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इनफैक्ट लिस्ट लंबी है, उन स्टॉक्स पर आगे बात करेंगे। टाटा मोटर्स में कल की बिकवाली के बाद एक पुल बैक, और आज इन्फोसिस थोड़ा सा स्टेडी दिख रहा है, 0.5% के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जिन पर हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे कि आगे की पोजीशनिंग क्या हो, कैसी हो। चलिए अब जानकारों से मिलना शुरू करते हैं। गौरांग शाह से एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत और रुचित जैन है। आईटी कंपनियां, मिड कैप आईटी कंपनियों में आज खासा दबाव देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक लगभग सभी कंपनियों ने जो अपने नतीजे पेश किए, गाइडेंस कट हुआ है। हो क्या रहा है? हैप्पीएस्ट माइंड के एमडी और सीएफओ मिस्टर वेंकट रमन नारायणन और कंपनी के स्ट्रैटेजी हेड और एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शाह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कार्यक्रम में आगे। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ल्ड ऐप मामले पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, बैंक एक्शन ले रहा है, उस पर moneycontrol.com के हर्ष कुमार को जोड़ेंगे।
कल दरअसल होगा पूरी तरह से एफएमसीजी स्टॉक्स को डेडिकेटेड एक दिन रिजल्ट्स के लिहाज से। आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, 3 दिग्गजों के नतीजे एक ही दिन में आएंगे। 245 पर इस पर चर्चा करेंगे। सुमित लेकर आएंगे आपके लिए प्रीव्यू। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर एग्जीक्यूटिव वीपी और फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल जुड़ने वाले हैं। बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स और ऑफ कोर्स 240 के आसपास आपके लिए वो 4 का चौका भी लेकर आएंगे। तो बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा आगे कार्यक्रम में। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गावा साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए तेजी या मंदी? तेजी, बिल्कुल तेजी। और स्टॉक जो मैंने चुना है वो है टाटा मोटर्स। इसमें लगता है बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, करीब 660 के आसपास। यहीं से एक आपको मिलना चाहिए। टारगेट अब ट्रेड करा है 668 पर, टारगेट होगा 680 टू 685 जोन्स। टाटा मोटर्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, टाटा मोटर्स आपका लॉन्ग साइड पे ट्रेड है इस वक्त 669। अच्छा हाँ, एक बात तो है, टाटा मोटर्स का जो ये प्राइस है इस वक्त, एक सेकंड में लेके आता हूँ, जो प्रकाश सर ने पिक किया है एट 669। यस, ये इसकी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है क्लोजिंग बेसिस पे। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर जो है वो है एसबीआई लाइफ पे। बहुत अच्छा मोमेंटम है, हम मोमेंटम प्ले करेंगे, स्विंग ट्रेड लेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1350, 1350 के स्टॉप लॉस के साथ एसबीआई लाइफ को लॉन्ग करें। इसका जो टारगेट दिख रहा है वो है 1382 का। 1382 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, इन ट्रेड्स को लेंगे आगे, लेकिन पॉलीकैब के नंबर्स आ गए हैं और ये एक स्टॉक है जिसने आउट परफॉर्म ही किया है। मुनाफा देखिए 430 करोड़ के करीब आता हुआ, 388 करोड़ का अनुमान था, उससे तो काफी बेहतर नंबर पोस्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये परफॉर्मेंस अच्छा है। इसके अलावा आय के फ्रंट पर 4218 करोड़ का फिगर कंपनी ने डिलीवर किया है। एक्सपेक्टेशन थी 4068 करोड़, तो ये तो इनफैक्ट एक अच्छा बीट है। हमारी एक्सपेक्टेशन से 180 करोड़ ज्यादा कमाई कंपनी ने की है। एबिटा लेवल पर देखिए 609 करोड़ का एबिटा कंपनी ने पोस्ट किया, जहां पर एक्सपेक्टेशन थी 549 करोड़ की। तो हर पैमाने पर कंपनी ने बेहतर डिलीवर किया है और मार्जिन्स भी अनुमान 13.5% के सामने 14.4% के मार्जिन्स कंपनी ने पेश किए हैं। स्टॉक में वैसे तो आनी चाहिए तेजी, लेकिन ध्यान रहे ये एक आउट परफॉर्मर रहा है, लगातार तेजी में रहा है इस पूरे साल। सबसे ज्यादा फायदेमंद ट्रेड पॉलीकैब इनफैक्ट 2023 का। तो 5437 पर नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर हुए हैं पेश। शिल्पा जी बताइए, पहले तो पॉलीकैब, मैं आपका इस समय का ट्रेडिंग बेट लूंगी, लेकिन एक स्टॉक जो इस साल 100% से ज्यादा भाग चुका है, नंबर्स अच्छे हैं, बाजार को पसंद भी आएंगे, लेकिन चार्टिकली अब क्या स्थिति दिख रही है? जी, यहाँ पे पॉलीकैब 5300 पे एक अच्छा सपोर्ट है। यही आपका एक पोजिशनल भी यहाँ से स्टॉप लॉस रहना चाहिए और लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 5600 टू 5800। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और यहाँ पे आपको आगे भी गेन्स ही मिलेगा, गेन्स ही मिलते हुए दिखाई देंगे। पॉलीकैब एक बाय साइड का ट्रेड है। नंबर्स आ चुके हैं और नतीजे अच्छे हैं। कुछ और फाइन प्रिंट आएगा नंबर्स में तो वो आपके सामने पेश करेंगे जरूर। स्टॉक ऊपरी लेवल से हल्का सा मुनाफा वसूली दिखा रहा है, अब 1.5% नीचे। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या है? जी, मेरा यहाँ पे बाय साइड में रहेगा गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी में हमने देखा है कल के हिसाब से भी बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बना हुआ था और अभी भी ऐसे मार्केट में भी डे हाइस पे ही है। तो गोदरेज कंज्यूमर पे यहाँ पे रहेगा बाय। फ्यूचर्स ट्रेड करा 1005 पे, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 990 का रखिए। टारगेट्स ऑफ 1030 एंड 1045। अब देखिए, अब एक्सपायरी डे है निफ्टी बैंक के लिए, बट निफ्टी अपना काम बखूबी करता हुआ अब फिर वहाँ से 15 पॉइंट बढ़ के आ चुका है। इट्स 19723। मैं इस वक्त इसका अलर्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 11-20 का स्विंग लो अभी तोड़ के ऊपर निकल रहा है। तो एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा जिसने इंट्राडे में शॉर्ट किया होगा। आई मीन 720 के बाद 748 की पॉसिबिलिटी है, तो अपने ऑप्शन एज से ऊपर निकलता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका टेक, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, जिस तरह का मूव हमें एसबीआई लाइफ में देखने को मिला है, उसी तरह के रिवर्सल के साइन एचडीएफसी लाइफ में भी देखने को मिले हैं। कल एचडीएफसी लाइफ ने अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था
और आज कल के हाईज के ऊपर स्टॉक अब ट्रेड होने लगा है। पैटर्न पॉजिटिव है क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से एचडीएफसी लाइफ में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 639 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और 660 रुपए के टारगेट आपको सेट करने हैं एचडीएफसी लाइफ में। 650 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 6 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पे आप 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 12 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड एचडीएफसी लाइफ, जैसे एसबीआई लाइफ पसंद थी राजेश जी की, मानस कह रहे हैं एचडीएफसी लाइफ में भी एक मौका खरीदारी का ही आपने पकड़ना है। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। धन्यवाद हर्षिता आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो वित्तीय क्षेत्र की बैंक जिसके नतीजे मेरे ख्याल से आज आने वाले इंडसइंड बैंक, काफी लंबे समय से यहाँ पर खरीदारी की राय रही है और निरंतर हमने हमारे जो लक्ष्यांक है उसको ऊपर की तरफ साधा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज जब नतीजे आएंगे उतने ही सराहनाजनक होंगे और शायद जो लक्ष्य हमारे उसको हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। फिलहाल करीबन 1650 के आसपास का लक्ष्य है, लेकिन ये नतीजों पर निर्भर करेगा कि आने वाले भविष्य में और भी ऊपर की तरफ के दायरे बनते हैं कि नहीं। इंडसइंड बैंक में एक तेजी की राय। अच्छा गौरांग जी, ये बजाज फाइनेंस को लेकर मार्केट ने इतना बड़ा झटका क्यों दे दिया, बताइए। नंबर्स तो ठीक ही लग रहे थे और जहां पर दिक्कत है वो तो कंपनी ने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ था कि नए लोन्स इस क्वार्टर में थोड़े से कम है। ये आफ्टर रिएक्शन है, थोड़ी समझने में देर होती है कभी कभी लोगों को हर्षदा, लेकिन आंकड़ों को देख करके हम भी आप ही की तरह सहमत है कि ऐसी कोई निराशा नहीं है। शायद थोड़ा बहुत बाजार में कमजोरी है, वही हावीपन हो रहा है। और जिस तरीके से पूंजी जुटाई है बाजार में से हर्षदा, मेरे ख्याल से करीबन 8,500 करोड़ है, उससे ज्यादा की कुछ पूंजी कुछ समय पहले जुटाई है। तो ये एक अंदेशा दे रहे हैं आपको कि जो ऋण की मांग है, क्रेडिट डिमांड, वो बहुत सक्षम और मजबूत रहने की संभावना है। तो ये जो 2% के आसपास की गिरावट है, अगर खरीदारी है तो बने रहे, नहीं है तो बिल्कुल कर सकते। ओके, बजाज फाइनेंस पे आपका टेक। आज सुबह अनुजैन हमारे साथ थी, उनका मानना था कि ये मतलब ठीक है, ये पोस्ट इन्वेस्ट थोड़ा सा रिएक्शन है, बाजार भी आज ढीला है, अदरवाइज उनकी ये प्रीफर्ड पिक्स में था, उनके पोर्टफोलियो में था भी। अच्छा, अब कुछ और स्टिक्स को मार्क करते हैं जिनमें स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है। मैं थोड़ा सा क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से, इंट्राडे ट्रेड्स पे, स्विंग पे प्रोस्पेक्टिव से फोकस करूंगा। टाटा मोटर्स एक ट्रेड हो चुका है, एक बार जरा आप स्क्रीन पे लेके आइएगा डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज आपकी स्क्रीन पे आएगा इस वक्त, प्लीज एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। इंट्राडे चार्ट डे हाई पर है, सुबह भी इस ट्रेड की बात हुई थी, अच्छा मूव दिया इसने 5678। राजेश जी, अभी इस वक्त क्या करना चाहिए, कोई क्या ट्रेड नजर आ रहा है आपको इस पे? 5679 स्ट्रॉन्ग कैंडल और ये अब एक जो अगस्त 2023 से स्लोपिंग डाउनवर्ड है चल निकलती हुई। मैं ये पूछा था आपसे कि इसमें 5700 की कॉल पे काम कर सकते हैं क्या? डायरेक्टर साहब प्लीज प्रीमियम लिखाइएगा 5700 की कॉल का, क्या ये आपको अच्छा एक स्विंग दे सकती है? क्लियर कट ब्रेकआउट है, प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो जितने भी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स पैरामीटर है, ये यही सजेस्ट करते हैं कि ये मोमेंटम चालू रहेगा। रही बात लेवल्स की, तो देखिए सुबह हमने टारगेट दिया था 5700 का, 5700 तो मुझे लगता है कि आज आ जाएगा, लेकिन इसका जो मेन टारगेट है वो है 5840 का। मुझे लगता है उस लेवल तक डॉक्टर रेड्डीज जाना चाहिए, प्रोबेबली कल तक। तो इसे ट्रेड कैसे गए वीरेन जी? मैंने जो कॉल ऑप्शन लगाया है फिलहाल वो है 5650 का, यानी एटीएम स्लाइटली इन द मनी विच इज समवेयर नियर 85। तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 50। जो टारगेट सेट है वो कम से कम 150 का होगा। तो करंट लेवल से डॉक्टर रेड्डीज का मूव कंटिन्यूएशन रहेगा। और इनफैक्ट वीरेन जी और एक चीज ऐड करता हूँ, नॉट ओनली डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला ऐसे बेरिश मार्केट में ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मुझे लगता है ये प्ले करना चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ प्ले करनी चाहिए। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सारे स्टॉक्स एक तरफा तेजी दिखा रहे हैं। अच्छा वीरू, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है डॉक्टर रेड्डीज के लिए कि एक पर्टिकुलर दवा है जो डायबिटीज की दवा है, लेकिन ये सारे सेलिब्रिटीज जो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने इस बड़ी दवा का इस्तेमाल किया वजन घटाने में, और उस सेलिब्रिटी में एक नाम इलॉन मस्क का भी है। अब वही दवा दरअसल
सेमिलग्लूटाइड नाम की। अब डॉक्टर रेड्डीज को इंडियन ड्रग रेगुलेटर से अनुमति मिल गई है कि इसकी एफिकेसी चेक करे, डायबिटीज के लिए नहीं, वेट लॉस के लिए इसकी एफिकेसी चेक करे। और ओजेम्पिक नाम की वो पर्टिकुलर ब्रांडेड ड्रग था जो अमेरिका में लोगों ने खूब इस्तेमाल किया। आप मोटे सा मोटा सेलिब्रिटी वहां का है, उन सब ने इस्तेमाल कर लिया। अब ऐसी नौबत आ गई थी कि वहां पर डायबिटीज के पेशेंट को ये ड्रग नहीं मिल रही थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि भारत में हम चेक करेंगे कि ये वेट लॉस के लिए काम करेगी या नहीं करेगी। गौरांग जी, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मतलब प्रश्न क्या है, वेट लॉस के लिए काम करेगी या नहीं करेगी? तो ये कितना चल पाएगा स्टॉक इस खबर पर, क्योंकि इवेंचुअली है तो ये बड़ी डायबिटीज वाली दवा। अब वो वेट लॉस के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं इसको। देखिए अर्षदा, ओबेसिटी हमारे देश में भी है एक बहुत बड़ी समस्या। तो और जो जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, जो बड़े बड़े नाम और जो बड़ी बड़ी हस्तियों ने एंडोर्स किया इसको और इसका इस्तेमाल किया, अब और हमारे यहाँ पर एक बहुत पुरानी प्रथा है, वी टेंड टू एप वॉट एवर द वेस्ट डस। लेकिन ये निर्भर करेगा इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता पॉजिटिवली, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, या फिर क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जो नकारात्मक हो सकते हैं। क्यों बात कर रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज डीआरएल पर, तो डिस्क्लोजर देना जरूरी होता कि हमारी भी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। लेकिन एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है अगर ये जो दवाई है ये यशस्वी रही तो जमीनी स्तर पर, और बाकी में लोगों का वजन कम होने में विदाउट एनी डिजास्टर साइड इफेक्ट्स। तो है, तो उसके साइड इफेक्ट्स है, अगर आप ओजेम्पिक साइड इफेक्ट्स चेक करेंगे तो मसल लॉस हो जाएगा, नोजिया की बड़ी प्रॉब्लम होती है, डायरिया, अब जो भी खाएंगे तो वैसे ही निकल जाएगा इतनी सारी तकलीफों के, इसीलिए शायद लोगों का वेट लॉस हो रहा है। लेकिन नोवो नॉर्डिक्स ने ये जो पर्टिकुलर ड्रग भारत में लॉन्च किया है, एक ओरल दवाई है, 10,000 रुपीज पर मंथ देने पड़ते हैं इस पर्टिकुलर दवा के। तो ऐसी नहीं है कि सस्ती दवा होगी, लेकिन 2.5% तक के गेन्स वहां पर बात करते करते डॉक्टर रेड्डीज में, शायद लोग हमारी बात सुन रहे हैं, पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये राजेश पालविया जी ने टारगेट 12 बजे दी थी 5650 की कॉल, जो कॉल अभी अभी राजेश सातपुते भी दरअसल सुझा रहे थे, उसका टारगेट हिट हो चुका है। ये इनका वैसे टारगेट 85-90 का था, अब 93 पर ट्रेड करता हुआ, तो हाथों हाथ दरअसल डॉक्टर रेड्डीज के ट्रेड को लोगों ने लिया है। और सातपुते जी, आपका टारगेट क्या था इस 5650 वाली कॉल पर? हर्षदा जी, स्टॉप लॉस मैंने 50 का बताया था जब ये 85 ट्रेड हो रहा था, और जो टारगेट सेट करना है वो 150 करना है। और द रीजन, क्योंकि जो टारगेट 5700 का मेरा जो सेकंड टारगेट है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ जो 5840 का है डॉक्टर रेड्डी फ्यूचर का। ये एक इंटरेस्टिंग मूव डॉक्टर रेड्डीज में इनफैक्ट इस समय आता हुआ दिखाई दिया है। शिल्पा, सिप्ला, सन फार्मा, इन स्टॉक्स पर आपकी नजर गई है क्या आज, क्योंकि वहां पर भी तगड़ा मोमेंटम है? में भी यहाँ पे बाइंग है, 1200 के स्टॉप लॉस से हमने भी इसको रेकमेंड किया हुआ है फॉर टारगेट्स ऑफ 1240 to 45। तो यहाँ पे भी बाइंग है। तो आप आज फार्मा में मिक्स बैग है, आई नॉट से एवरी फार्मा काउंटर्स, लेकिन मिक्स बैग जो अच्छा कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप सिप्ला में अभी भी बाई कर सकते हैं। जी, अभी कुछ देर पहले जो मैंने इसको मार्क किया था वो इसलिए किया था क्योंकि इसमें 1 बजे का स्विंग हाई था करीब 5676 का, और अभी बातचीत करते, मतलब जब हर्षदा ने बातचीत शुरू करी 5674 का एक इंटरडे ब्रेकआउट था, और उसके बाद देखिए सिर्फ इंटरडे ब्रेकआउट में अब तक लगभग 20 रुपये का स्विंग आ चुका है। तो डॉक्टर रेड्डीज अच्छा करता हुआ। और निफ्टी फार्मा को लेके आएंगे डॉक्टर साहब। आज सुबह इनिशियली मेटल्स में कुछ मूव था, उसके बाद थोड़ा सा निफ्टी फार्मा में मूव आया। अब 15,358 पे निफ्टी फार्मा भी याद रखिएगा एक फ्लैग पे फ्लोट कर रहा है, और ये अगर 15,400 की ट्रेजेक्ट्री काट गया तो हमें ऐसे एटमॉस्फेयर में जब क्रूड 9120 पर है, 9130-80 की जोन में जा चुका है, रेट सेंसिटिव थोड़ा सा बैकफुट पे हैं, एनबीएफसी थोड़ा सा बैकफुट पे हैं, ये एक स्पेस होगा अनिश्चितता के दौर में जिस पर आप थोड़ा सा फोकस करें। निफ्टी फार्मा का सेटअप और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स लाइक सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, सब के सब डिलीवर कर रहे हैं। ये एक शिफ्ट है, याद रखिएगा, ये एक शिफ्ट है। मानस, ये शिफ्ट स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि बाजार थोड़ा सा अनिश्चितता से हटकर डिफेंसेस की तरफ फोकस कर रहा है।
एक दो फार्मा स्टॉक्स जो हाइड करने के लिए अच्छे हैं रादर देन डॉक्टर रेड्डीज, कौन कौन सा आपके फेवरेट लिस्ट में इस वक्त? तो देखिए, अगर फार्मा की बात करें तो आपने इंडेक्स की बात की, और इंडेक्स ने भी मेरे ख्याल से 2 मंथ पहले ब्रेकआउट दिया है, जब 14,900 के लेवल्स को ब्रीच किया। उसके बाद लगातार ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, और अगर ये फ्लैग पैटर्न का हमें ब्रेकआउट 15,600 के ऊपर देखने को मिलेगा, तो शायद आपको इस इंडेक्स में 1,500 से 2,000 पॉइंट की तेजी भी देखने को मिल सकती है, तो बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक्स की बात करें तो सिप्ला मैंने मॉर्निंग में भी रिकमेंड किया था, उसके टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, और पोजिशनल बेसिस पे डेफिनेटली अभी भी मेरा फेवरेट सिप्ला है। आई थिंक सिप्ला में करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 1190 के नीचे लगाने हैं, और टारगेट करीब 1240-1250 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा सन फार्मा पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, और 1175 के लिए यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 1144 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जी आप याद रखिएगा 1 अक्टूबर से मैं आपको बताता हूँ कुछ एक्सरसाइज की क्या करना चाहिए। 1 अक्टूबर से लेकर आप आज का सभी सेक्टोरियल इंडस्ट्रीज का एक कॉमन चार्ट बना लीजिए। अगर एक्सेल में बना सकते हो तो एक्सेल बना लीजिए, या फिर अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर हो जिसमें आप बैंक निफ्टी को डालिए, उसमें आप निफ्टी आईटी को डालिए, उसमें आप फार्मा को डालिए, उसमें आप ऑटो को डालिए, एफएमसीजी को डालिए, रियल एस्टेट को डालिए। एक बिल्कुल अगर आप देखें बिल्कुल आपको नजर आएगा डिफरेंट निफ्टी फार्मा इंडेक्स। कभी भी जब बाजार में अनिश्चितता हो और आई थिंक थोड़े डाइवर्जेंस हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक सेक्टोरियल आई थिंक चंक बनाइए, उसके बाद ट्रेड करिए। ये चीज गुरुकुल में याद रखिएगा, अगली 28, 29, 30 को जो सेक्टोरियल चार्ट्स का आकलन होता है, किसी भी दुविधा के दौर में कैसे एनालिसिस करते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। बात करेंगे आशीष चतुर्मोथा से इस पे। मीनवाइल मैं एक स्टॉक और पकड़ूंगा फार्मा से, एंड दैट्स ग्रैनुअल्स। याद रखिएगा 355.25 पे ट्रेड कर रहा है, और इस पैनल ने इसको करीब करीब 317 से खिला था। एक बार ग्रैनुअल्स को देखिएगा राजेश सतपुते जी, 355.30 मेरे स्क्रीन पे भाव है। अभी ये फ्लैट है, बट अभी ये पिछले 3 दिन की बॉडीज को टेस्ट करता हुआ 355.30 पे कोई आपको ट्रेड नजर आ रहा है क्या? वीरेन जी, ग्रैनुअल्स भी रडार पे था। ग्रैनुअल्स में इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये अपने 10 और 20 डे को रिस्पेक्ट दे रहा है, इस लेवल के आसपास ही ये घूम रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, मेरे हिसाब से इसका स्विंग ट्रेडिंग का आज का टारगेट होना चाहिए 366 का, 366, 370। तो अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड इसका जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो रहेगा 350 का। 6 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ग्रैनुअल में लॉन्ग बन सकता है। तो ग्रैन्यूल्स में एक लॉन्ग का मौका 355, और देखिए बोलते बोलते स्टॉक लगभग 0.25% तक के गेन्स दिखा रहा है। वैसे था तो नेगेटिव टेरिटरी में, अब चलना शुरू हो चुका है। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर पर नजरें डालते हैं। भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई ये खबर है, और जेपी मॉर्गन सुपर बुलिश है इंडियन ग्रोथ स्टोरी को लेकर। जेपी मॉर्गन का आकलन है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। क्या कुछ कह रहा है और किन फैक्ट्स के आधार पर दरअसल इतना बुलिश है जेपी मॉर्गन? आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसी पर और डिटेल के लिए। आशीष। जी हाँ, दिग्गज फॉरेन ब्रोकिंग हाउस कह लीजिए, दुनिया का लार्जेस्ट बैंक कह लीजिए, जेपी मॉर्गन, उसकी तरफ से एक बोल्ड कॉल आता हुआ। दरअसल जेम्स सुलिवन जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एशिया पैसिफिक इक्विटी रिसर्च के जेपी मॉर्गन की तरफ से, उनका ये कॉल है। सुलिवन साहब कह रहे हैं, यानी कि जेपी मॉर्गन कह रहा है 2027 तक भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। ध्यान रखें 2023 की जो वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग है उसमें हम 5वें पायदान पे खड़े हुए हैं। यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी हमसे आगे थे, तो हम एक्चुअली जर्मनी और जापान को पछाड़ेंगे, और यूएस और चाइना के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होगी। उनका कहना है 2030 तक, साल 2030 तक हमारा जीडीपी $7 ट्रिलियन पहुंचता हुआ नजर आएगा, यानी कि यहां से डबल हो जाएगा। 2020 जो करंट है वो करीब $3.7 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी 2030 तक ऑलमोस्ट डबल होता हुआ नजर आएगा। और इंटरेस्टिंगली मैन्युफैक्चरिंग, जिसको लेकर ऑफ लेट बड़ा तूल देने की कोशिश हो रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस समय कुल कंट्रीब्यूशन का 17% मैन्युफैक्चरिंग से आता है, और जेपी मॉर्गन मानता है ये 17% का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 25% होता हुआ नजर आएगा। और इनफैक्ट जो मौजूदा एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के, वो भी यहां से डबल होने की तैयारी कर रहे हैं, $1 ट्रिलियन के मार्क को
हिट करते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से वो देख रहे हैं एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है भारत की अर्थव्यवस्था का, उसमें मैसिव चेंजेस देखने को मिलेंगे और उनका मानना है बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियर कट अपॉर्चुनिटीज हैं भारत के बाजार में सेक्टर सिलेक्शन के लिहाज से। इंटरेस्टिंग था ये, तो नजर पर रखिए जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट और एक और भारत पे वो बढ़िया सा बुलिश कॉल आता हुआ। बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है कि 2027 तक $7 ट्रिलियन की इकॉनमी रहेगी और पीएम मोदी का टारगेट तो वैसे भी 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी। तो आप देखिए 25 से 27 तक $2 ट्रिलियन और ऐड होते हुए दिखाई देंगे भारतीय इकॉनमी में। तो आप सोच सकते हैं किस रफ्तार से, ये तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट। पीएलआई स्कीम वगैरह, उसका ट्रैक्शन वगैरह, तो एक्चुअली उसका बहुत फायदा। मैन्युफैक्चरिंग बेस अगर हमारी बढ़ने की तैयारी हो रही है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा। वीरू कुछ कहना चाहते हैं? आशीष, अच्छा वीरू जब कह रहे थे मैं कंफ्यूज। ये जेपी मॉर्गन ने मीडिया स्पेस पे भी कुछ कहा है क्या 2027 तक? 2027 तक मीडिया स्पेस के लिए कुछ कहा है क्या कि क्या होगा? सबके सब जहां है वहां रहेंगे। तब तक उनका कहना है एआई तू नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, एक्चुअली एक चीज अच्छी मुझे लगी कि नॉर्मली सर्विसेज सेक्टर को काफी चीजें बोली जाती थी, लेकिन जेपी मॉर्गन प्राइमरीली जो बेस बनाकर चल रहा है इन टारगेट्स के लिए वो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस और एक्सपोर्ट में कितना ज्यादा इजाफा हो सकता है। तो अगर यहाँ से मीडिया स्पेस वाले नामी लोग एक्सपोर्ट हो सके मोर देन हैप्पी। लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर आती हुई, एक बड़ा रिपोर्ट, कॉल, बोल्ड कॉल वीरू। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए एक बार फिर से। और एआई वाले एंकर से तो वाकई डर लगता है, यकीन मानिए आशीष, एआई वाले एंकर से वाकई डर लगता है। अच्छा, लौट के आते हैं एक बार फिर से निफ्टी पे। अच्छा, इस बीच याद रखिएगा निफ्टी बैंक एट डे लो 43929 दिन के सबसे निचले स्तरों पे। मैं एक बार के लिए यहाँ पर थोड़ा सा इंडेक्स पे कॉल लेना चाहूँगा क्योंकि अब हम डे लो की ट्रैजेक्टरी में हैं। मानस, आज जो निफ्टी बैंक ने किया और जिस तरीके से रिएक्शन दिया है, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 10.57 से ये चैनल परसिस्ट कर रही है लगभग 100 पॉइंट की। बट ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट के जो कि एक्सपायर होगा अगले 1 घंटे में, उसके सबसे लोअर एज पे है, उस कॉल राइटर के भी नीचे है। आप कोई नेक्स्ट मंथ की या फिर नेक्स्ट वीक की पुट लेना चाहेंगे मानस बैंक निफ्टी पर? देखिए, ये सही है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि नीचे पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड दिखता नहीं है। शायद यहाँ से 300 या 350 पॉइंट की गिरावट अभी और देखने को मिलेगी, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो 43,700 से लेकर 43,500 400 पे बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। तो मैं नहीं समझता कि पुट लेना चाहिए। हालांकि खरीदारी नहीं करनी है, वेट करना है जब तक कोई कंफर्मेशन ना मिले और जब तक स्पेशली अब बैंक निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज ना हो, तो पुट खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। लोअर लेवल पे देखेंगे, अगर कोई रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे तो खरीदारी करेंगे। अभी मैं नहीं समझता कि सही समय है पुट खरीदने का। ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक पर क्लियर व्यू। अच्छा, पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वैसे नतीजे तो बड़े शानदार थे, लेकिन स्टॉक में आ चुकी है भारी गिरावट। अब 2.5% एक स्लाइस देखने को मिला है। गौरांग, कुछ आपको नजर आया क्या थोड़ा सा हटके जो शायद मार्केट इस समय भुना रहा है? क्योंकि देखिए, हमारे लिहाज से तो उम्मीद से बेहतर ही प्रदर्शन है, और अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे 60% प्रॉफिट में ग्रोथ, रेवेन्यू 26% बढ़ा, एबिटा 42% बढ़ा, केबल एंड वायर बिजनेस में 29% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो कुछ नेगेटिव मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अर्षदा, पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं कि हमारी भी खरीदारी की राय है, यहाँ पर कवरेज है हमारी पॉलीकैब के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से ये स्टॉक चला है, खास करके पिछले कुछ महीनों में अर्षदा, नतीजों को देख करके हमें तो ऐसा कोई पहलू नजर नहीं आया या फिर कोई आंकड़ा ऐसा नहीं आया जो कि एक नकारात्मक परिस्थिति खड़ी करके दे। निरंतर बढ़ा है, नतीजे आ गए हैं, शायद उसकी वजह से थोड़ी बहुत बिकवाली हावी हुई है। और 5,300 5,500 वाला स्टॉक अगर 2-3% भी गिरता है तो जो निवेशक होते हैं, अगर आप मूल्यांकन में देखें, वो 2-3% तो काफी भारी लगता है उनको। और वॉल्यूम्स भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से इतने कुछ बड़े वॉल्यूम नहीं हुए। तो मुझे लग रहा है एक नीजक रिएक्शन है। लंबी अवधि के लिए हम तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हमारी राय में।
ये फिलहाल पॉलीकैब जहां पर शायद आज की गिरावट फिर एक मौका रहेगी। स्टॉक ने तो एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया जरूर है इन द रीसेंट पास्ट और स्पेशली इस पर्टिकुलर साल में। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गाबा साहब, हर रोज आपसे चर्चा होती है सन टीवी और अनुज ये स्टॉक जो पिक करते हैं, तो मैं आज आपसे पूछ रही हूँ, आज फिर टॉप गेनर है वायदे बाजार में और ओआई एडिशन लगातार बनता दिखाई दे रहा है। अब अगला टारगेट क्या होगा? आपने आई एम श्योर ये स्टॉप लॉस भी रिवाइज किया है। बिल्कुल बिल्कुल, अब स्टॉप लॉस होना चाहिए 652। अब मैलिट है टारगेट, ट्रेड कर रहा है 662, तो 10 रुपए का स्टॉक है। अपसाइड 680 अब भी पॉसिबल है। जो इसका बार बना है वीकली बार, वो बहुत बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से सन टीवी स्टिल ऑन, अपमूव ऑन है। अपमूव क्लियरली ऑन है सन टीवी में। आज फिर 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ बड़ा एक्शन इस काउंटर में देखने को मिल रहा है रिसेंट पास्ट में। अच्छा, बैंकों में प्रेशर, और बैंकों में आप देखिए 482 पॉइंट्स की गिरावट, उससे ज्यादा उभर नहीं रहा है ये पूरा इंडेक्स। आज मैं नोटिस कर रही थी कि सरकारी बैंकों में ज्यादा दबाव देखने को मिला है। यूको बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर्स, बॉब जैसे काउंटर्स, सब में बिकवाली का सिलसिला दरअसल कायम है। और बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर आपको याद होगा, जो इनका बॉब वर्ल्ड मोबाइल ऐप है, उस पर नए ग्राहकों को ऑन बोर्ड करने की जो प्रक्रिया है, उस पर आरबीआई ने कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते ही दरअसल रोक लगा दी थी। अब मनी कंट्रोल के हाथ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगी है कि बैंक ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और बड़ा एक्शन लिया है। कई सारे कर्मचारियों की छटनी हो रही है। हर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इनफैक्ट रिपोर्ट ब्रेक भी की है। हर्ष, बताइए क्या अपडेट है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस तरह का एक्शन लिया है इस पर्टिकुलर मामले में? हर्ष, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या डिटेल्स हैं आपके हाथ में? बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या अपडेट? जी हाँ, हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि लगभग 60 कर्मचारियों को बैंक ऑफ बड़ौदा ने सस्पेंड कर दिया है, जिसमें 11 जो है एजीएम लेवल के स्केल 5 ऑफिसर्स है। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आरबीआई इन कार्रवाई को किस प्रकार से लेगा, और अभी सूत्र ये भी बता रहे कि ये नंबर आगे और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी शुरुआती तौर पे वडोदरा जोन में कार्रवाई की गई है और ये आगे भोपाल, लखनऊ और देश के अन्य जोन्स जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, उनमें भी कार्रवाई की जाएगी। कितना समय लग सकता है फिर आरबीआई की तरफ से फाइनल गो अहेड के लिए कि कब ये ऑनबोर्ड करना शुरू करेंगे? मेरी उच्च स्तरीय अधिकारियों से बात हो रही थी बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो उनका ये कहना है कि अगले 2 हफ्तों में वो कोशिश करेंगे कि एक रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट कर दी जाए आरबीआई को, और उसके पश्चात वो आरबीआई को निर्णय लेना है कि क्या वो उससे सेटिस्फाइड है रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट से। ये कहना, एक टाइम फ्रेम बताना इस बहुत ज़्यादा अभी डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट है, लेकिन अगले 2 हफ्तों में बॉब ने, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो भी एक्शन लिया है वो रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी जाएगी। फिर देखना होगा आरबीआई इस पर क्या कहता है। लेकिन जैसे हर्ष कह रहे हैं कि 2 एरियाज में स्पेसिफिकली एक्शन ले लिया गया है, लेकिन आगे कुछ और इलाके हैं जहां पर छानबीन चल रही है और वहां पर किसी भी कर्मचारी को अगर दोषी पाया गया है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। स्टॉक उस दिन ज्यादा टूटा नहीं, आज ऑफ कोर्स 1.5% नीचे, क्योंकि पीएसयू बैंकों में ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। शुक्रिया हर्ष। गौरांग, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि इसी तरह का मामला दरअसल आपको अगर याद होगा, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड में उभर कर आया था और 1 साल लगा था वो क्लियरेंस मिलने के लिए, और हम सब जानते हैं उस दौरान स्टॉक का क्या हाल था। क्या ये बॉब वर्ल्ड वाला मामला उतना ही पेचीदा साबित हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए? हर्षदा, पहले तो डिस्क्लोजर कवरेज है हमारी यहाँ पर, और 220 के आसपास ये लुढ़कना चालू हुआ था जब ये खबर आई, और 60 कर्मचारियों पर जिस पर एक्शन लिया गया है वडोदरा में हर्षदा, वो कोई निचले या फिर मध्यम ओहदे के कर्मचारी नहीं है। वो उनका ओहदा काफी बड़ा है, एजीएम स्तर का ओहदा है मेरे ख्याल से। जीएम है। और ऑनबोर्डिंग इसलिए रोक लगाई गई थी क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, और जो भी सफाई करनी है मसले को लेकर के, और जो भी
कांड हुआ उसको लेकर के थोड़ा समय तो बिल्कुल लगेगा। न्यूज बेस्ड रिएक्शन अगर आप मुझे पूछते हैं हर्षदा, तो मेरे ख्याल से जो आना था वो आ चुका है। यहाँ से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। ऑन बोर्डिंग कब शुरू होगा? मेरे ख्याल से जब तक आरबीआई को निश्चित रूप से जो स्पष्टीकरण मिलना है और जो कार्रवाई करनी है और उसके पश्चात जो इंस्पेक्शन आरबीआई की तरफ से होगा, तब तक नहीं होता है। मेरे ख्याल से थोड़ा समय लग सकता है ऑन बोर्डिंग को लेकर के, लेकिन जो रिएक्शन आना था इस नकारात्मक खबर को लेकर के वो आ चुका है। अब ये कितना और फैलता है, वडोदरा के आगे भी कोई शहर है जहां पर कोई कर्मचारी इन्वॉल्व है और क्या कदम उठाएंगे, तो आने वाले समय में ही पता चलेगा हर्षदा। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी स्क्रीन पर समय लग सकता है, लेकिन जो आना था रिएक्शन इस पर्टिकुलर मामले में आ चुका है, अनलेस ऑफ कोर्स और भी यहाँ पर डीपर रूट्स पाए जाते हैं। लेकिन 530 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में 43,877 पर अभी याद रखिएगा 868 आज का लो है। अगर वो ब्रीच होता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर से वो फ्री फॉल शुरू होगा, लेकिन प्रेशर पॉइंट्स बढ़ते हुए और देखते ही देखते निफ्टी की हालत भी नासाज हो गई है, नासाज थी अब और गंभीर हो गई है। 19,700 को हमने तोड़ दिया है, 19,685 के नीचे इस समय ट्रेड बनता हुआ। और इस घंटे जो फ्रेश बिकवाली आ रही है वो डीवीज लैब में, एचडीएफसी लाइफ में, हिंडाल्को में, वो सभी स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में, तो वहां पर भी लोग अपनी पोजीशंस काटने लगे हैं। रुचित जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुचित, आफ्टरनून, बताइए कैसे पढ़ रहे हैं इस फॉल को और आपका स्टॉक क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, अगर बैंकिंग स्पेस को अगर देखें तो क्लियरली वहां पे शॉर्ट पोजीशंस बनी है। हालांकि निफ्टी के डेटा में थोड़ा सा अनवाइंडिंग का ही डेटा है, फ्रेश शॉर्ट फॉर्मेशंस के डेटा नहीं है। तो हमें लग रहा है कि जब तक बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है तब तक आपको इंडेक्स में कोई सिग्निफिकेंट अपमूव नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 19,560 580 ये आई थिंक मेजर सपोर्ट रहेगा, जहां तक छोटा एक करेक्शन इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ज्यादातर बायसनेस एकदम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से थोड़ी नेगेटिव है। और मेरा आज का जो ट्रेड है वो भी बैंकिंग एनबीएफसीज में से ही शॉर्ट साइड पे है, वो एमएनएम फाइनेंस। तो क्लियरली यहाँ पे डेटा नेगेटिव है। आज 3.5% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है प्राइस फॉल के साथ में। कॉल राइटर्स में काफी अपनी पोजीशंस बिल्टअप की है, जबकि पुट्स में 270, अभी स्टॉक 280 पे चल रहा है, लेकिन 270 के पुट राइटर्स भी अपनी पोजीशंस अनवाइंड करना शुरू किए। तो ये सब डेटा इंडिकेट कर रहा है कि करेक्शन और बढ़ सकता है। करंट लेवल्स पे 285 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी 270 272 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 272 के टारगेट्स के लिए मंदी का ट्रेड देखिए आ रहा है एमएनएम फाइनेंस में। मानस, अगर कोई मंदी का ट्रेड खुल रहा है तो निकाल कर रखिएगा, तब तक हम मिड कैप आईटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज कई सारी मिड कैप आईटी कंपनियों में हमने देखा है प्रेशर है। एक के बाद एक हर कंपनी दरअसल अपने गाइडेंस को काट रही है, स्पेशली रेवेन्यू फ्रंट पर, और हैप्पीएस्ट माइंड ने भी ऐसा ही किया है। नंबर्स मिले जुले हैं। दूसरी तिमाही में अगर आप डॉलर और रुपए आय देखें तो दोनों 3 से 4% बढ़ी हैं। हालांकि मार्जिन में हल्का सा दबाव देखने को मिला। दूसरी आईटी कंपनियों की तरह यहां पर भी हैप्पीएस्ट माइंड ने अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस घटाई है, लेकिन मार्जिन गाइडेंस बरकरार रखी है 22 से 24%। इसी पर और डिटेल के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीएफओ मिस्टर वेंकटरमन नारायणन और कंपनी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर राजीव शाह जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। मिस्टर वेंकटरमन, डिमांड की स्थिति क्या है या फिर कितने बिगड़ने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं? कंसिडरिंग आपने अपना FY24 का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस घटाया है, क्या एक सिग्नल है कि शायद सिचुएशन बिगड़ सकती है? और तो पहले बात करेंगे सर्टेन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वार्टर। ये हमारा 50 मिलियन क्वार्टर ऑन अ टोटल इनकम बेसिस पहला फर्स्ट क्वार्टर है जो हमने 50 मिलियन रीच किया है, और हाफ ईयर के लिए $100 मिलियन ऑफ रेवेन्यू रीच किया है। सो दैट्स अ सिग्निफिकेंट हाईलाइट। उसके साथ साथ हमारा रेवेन्यू ग्रोथ भी 4% है रुपी में, और अगर कांस्टेंट करेंसी में देखोगे तो वो 3.6% रह रहा है। क्वार्टर 1 में हमने 3.3% दिखाया था कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, अभी 3.3% है, 3.6% है, और हमारा हाफ ईयर के लिए कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है 12.7%। सो रेवेन्यू ग्रोथ हैज बीन डिसेंट, मगर अभी कंपैरिजन करेंगे गाइडेंस के साथ साथ। तो गाइडेंस हमने दिया था 25% का ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ का, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पुट टुगेदर। उसमें आप पूछोगे तो कितना था ऑर्गेनिक, तो मेरे ख्याल से वो 15 to 20% लिया था हमने जब प्लान कर रहे थे। वो 15-20% के
मुकाबले हमने अब 12% रिवाइज कर रहे हैं अभी हमारा गाइडेंस, ऑर्गेनिक गाइडेंस, ग्रोथ गाइडेंस 12% इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड एनीथिंग दैट वी डू इन टर्म्स ऑफ इनऑर्गेनिक विल बी ऑन टॉप ऑफ दिस. While that is on the revenue, we are not changing the EBITDA guidance, which is continuing to be 22 to 24%. So that's on the guidance. As far as the result of the quarter, this is slightly divergent from what other IT companies have been doing. अगर आप देखोगे हमारा इस क्वार्टर में we have added 238 people. हमने पे इंक्रीज दिए हैं 8 to 9% average. We have also gone ahead and paid variable pay. इसके बावजूद हमने 24.4% का EBITDA डिलीवर कर रहे हैं. So that's a significant point that I would like to state. और अगर आप देखोगे 14th quarter where we have beaten our EBITDA guidance. मिस्टर वेंकटरमन, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस क्वार्टर में जो मार्जिन्स पे प्रेशर दिखाई दे रहा है, ये क्या इम्पैक्ट सैलरी हाइक्स का था? Only because of the wage hike and the headcount additions, and also because of our payment of the variable pay on a 100% basis. मिस्टर राजीव शाह, मैं आपसे समझना चाहूंगी लेकिन कमिंग क्वार्टर्स के लिए विजिबिलिटी क्या है आपकी क्लाइंट से जब आप लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी कंपनी हर दूसरी कंपनी की तरह अलग अलग वर्टिकल्स में कारोबार कर रही है, लेकिन क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं अपने क्लाइंट से? आपको पहली बात तो बता दूं कि हमारा परसेंटेज ऑफ revenue from US has grown quarter on quarter compared to previous quarter. We have seen growth in high-tech, healthcare, retail, media, entertainment side of it. थोड़ा इंडस्ट्रियल और BFSI में सॉफ्टनेस है और उसका इम्पैक्ट हुआ है. क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा डीग्रोथ हुआ है. बट द सेम टाइम हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है और प्राइस रीनेगोशिएशन नहीं हो रहा है. There is a delay in decision making. That is there. And delay in decision making is for various reasons. वो एक तो थोड़ा softness है, थोड़ा uncertainty, ये सब हो रहा है. Second is that हमने जो नया business unit बनाया है Gen AI, वो भी कस्टमर बात कर रहे हैं कि अभी ये Gen AI का एडवांटेज कैसे ले. So that is also taking some time for decision making. So from that perspective, there is softness, delay in decision making. But at the same time, आपको पहले बताया था कि 90% of our revenue comes from existing customers. हमारा $5 to $10 million accounts has grown from 4 to 7. Average revenue per customer quarter has grown as well. We acquired 7 new logos. So we are quite optimistic that things will turn around. But थोड़ा decision delay है, इसके लिए थोड़ा तो impact है. And that's why we have revised the guidance as well. अच्छा राजीव जी, इस बार मैं अगर वेरियस वर्टिकल्स की बात करूं तो उसमें क्लाउड सेगमेंट में इस बार आपके थोड़ा सा स्लो डाउन है. एग्जैक्टली इसकी वजह क्या रही? क्या ये परसिस्ट करेगा कुछ समय तक? It is not about anything that the customer impact. It is about the seasonality of the where we are on the development cycle of the customer environment. So अगर नया साल का नया budget आएगा, which would be spent significantly on development side in the middle of the year, they'll be moving to the cloud environment. Then again, you'll start seeing the similar trend as well. Okay, मिस्टर वेंकटरमन और राजीव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए, क्वार्टरली नंबर्स पे और आगे की दशा दिशा पे अपनी टिप्पणियां रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर. मीनवाइल निफ्टी एट डे लो, माफ कीजिएगा, निफ्टी बैंक एट डे लो. और जैसे कि मैं कह रहा था कि ऑन एक्सपायरी डे जब आप ऑप्शन बेस तोड़ते हैं तो वो थोड़ा हर्ट करता है. एट 43,886 आज आपने सबसे बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट किया है फ्रॉम 100 डे में. डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करते हो आप. तो 2 बजे जो बात हम कह रहे थे ना, आई मीन पेन है बैंक निफ्टी में है. डायरेक्टर साहब, एक ब्रेंट क्रूड का प्राइस स्क्रीन पे लिखाइएगा प्लीज़. जब हम इस कार्यक्रम में आए, लगभग इस कार्यक्रम में आने के बाद 25 सेंट की बढ़ोतरी मैं ब्रेंट में देख रहा हूँ. करीब करीब 91.40 पे था. इट्स ऑलमोस्ट 92.09. देख लीजिए इस वक्त. कल रात को जो घटना घटित हुई है, यकीन मानिए वो थोड़ा सा गंभीर है
और इस वक्त 92 के स्तर पे, मैं कुछ देर में क्रूड चेक लूंगा, और लेकिन इस वक्त हम डे लो की ट्रेजेक्टरी में आते हुए HDFC बैंक, रुचित आपकी HDFC बैंक पर व्यू क्या है? 15-20, आई मीन ए क्लासिकल 20-day रिवर्सल फ्रॉम आई थिंक आई मीन ऑन 17th of October, यानी कल था यहाँ पर। अभी क्या लग रहा है आपको, ये क्या ये फिर टेस्ट कर सकता है 4 अक्टूबर का लो? आई थिंक 4 अक्टूबर से जो पुल बैक मूव देखी गई थी, वो पुल बैक मूव ने ये स्टॉक ने अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस सरपास नहीं किए, यानी कि जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो साइडवेज टू नेगेटिव ही है अभी भी, और जो ब्रॉड रेंज स्टॉक के लिए बनी है वो 1550 का रेजिस्टेंस और ये 1480 से 1500 का सपोर्ट। सो आई थिंक मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज है, और शायद वो लोअर एंड ऑफ द फेज तक, लोअर एंड ऑफ द रेंज तक जा सकते हैं, तो 1490 1500 तक के लेवल्स यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1500 के नीचे जाने की चेतावनी HDFC बैंक के चार्ट पर आ रही है और 21 रुपए नीचे वो स्टॉक। चलिए अब 4 का चौका शुरू करते हैं और पहला ट्रेड आएगा सस्ता ऑप्शन के रूप में। शिल्पा जी बताइए क्या है वो ट्रेड? हर्षदा जी, मैं यहाँ पे पुट के साथ जाऊंगी। यहाँ पे IT में क्योंकि थोड़ा प्रेशर है, तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट बहुत अच्छे लेवल पे है, जहाँ पे पोजिशनल सेल के लिए भी आप यहाँ पे प्लेस ले सकते हैं। 560 पे इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और डाउन साइड टिल 500 ओपन है, तो 540 का जो पुट ऑप्शन है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रफली 8 रुपये में अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसको 7.5-8 रुपये के बीच में लीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 4 रुपये का लगाइए और पहला टारगेट रहेगा 11.5 रुपये का, फिर 14, फिर 15। ओके, बिरला सॉफ्ट की आपको पुट ऑप्शन लेनी है, आपके स्क्रीन पे विकल्प खुला है। ये पुट ऑप्शन देखिए, मैं इनफैक्ट पहले थोड़ा चौंका क्योंकि बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में सबसे सुपर एग्रेसिव देने वाला स्टॉक था, आई मीन मूव देने वाला। तो आज फर्स्ट यू टर्न में सबसे पहले पिक करी है शिल्पा जी ने इसकी पुट ऑप्शन। नेक्स्ट ट्रेड के लिए जाते हैं राजेश सतपुते जी के पास, आज का एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए थोड़ा लो बिटा है, और जहाँ पे आप कह सकते हैं कि जहाँ पे डिटोरेशन नहीं होगा वो है ब्रिटानिया। इसका स्ट्रक्चर देखिए एक साइडवेज स्ट्रक्चर है, 4600 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए। 4660 ये इसका स्विंग का पहला टारगेट है, तो हम बाय करेंगे ब्रिटानिया विद स्टॉप लॉस ऑफ 45.85। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ब्रिटानिया पर एक ट्रेड आता हुआ। टारगेट स्टॉप लॉस 45.85, लेकिन ब्रिटानिया क्लियरली एक तेजी वाला ट्रेड है। मानस बताइए चार्ट का चमत्कार। देखिए, चार्ट के चमत्कार के लिए पीवीआर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पीवीआर ने मेरे ख्याल से 4 दिन पहले अपने 20-day मूविंग एवरेज को रीगेन किया था। उस दिन वॉल्यूम्स काफी बढ़िया थे और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना था। उसके बाद 3 दिनों तक हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, और अगर ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो शायद आपको करंट लेवल से भी 70-80 रुपए का अपमूव जरूर देखने को मिलेगा। तो पीवीआर में खरीदारी करके चलनी है। करंट लेवल्स पे आप पीवीआर में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 1749 के रहेंगे, 1 से 2 दिनों का ट्रेड रहेगा, तो 1749 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 1810 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पीवीआर में, ये दोनों ही कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 1780 वाला कॉल ऑप्शन जो 39 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, पीवीआर पे आपको 1780 की कॉल लेनी है, ये एक व्यू है आपका इस वक्त। अब चलते हैं आज के मिड कैप फंडा के लिए गौरांग जी के पास। गौरांग क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में आज? वीरेंद्र, हेल्थ केयर ग्लोबल को पसंद किया है हमने मिड कैप फंडा के रूप में। 370 के आसपास मेरे ख्याल से हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस का स्तर चल रहा है। ये बुनियादी दर के आधार पर पसंद है वीरेंद्र, तो लंबी अवधि की समय सीमा रखना अनिवार्य होगा और लक्ष्य के रूप में करीबन 430 तक, 420-430 तक के लक्ष्य निर्धारित किए हमने। ग्लोबल में एक तेजी का ट्रेड इस समय यहाँ पर गौरांग दे रहे हैं। चलिए फटाफट से वो सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए रिकैप कर देती हूँ। शुरुआत हमने एक मंदी के ट्रेड के साथ की। सस्ता ऑप्शन बिरला सॉफ्ट 540 का पुट लेने की सलाह है, जो 8 रुपए पर है, लेकिन आगे 11.5 और 14 के टारगेट्स मिलेंगे। 4 रुपए का स्टॉप लॉस आपको दिया है शिल्पा ने। ब्रिटानिया पर दरअसल बुलिश है राजेश सातपुते। 4660 टारगेट के लिए एक मौका है। 4585 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा अगर आप इस तेजी के ट्रेड में उतर रहे हैं। उसके बाद आया चार्ट का चमत्कार पीवीआर आइनॉक्स। वैसे पीवीआर के नंबर्स पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। इनफैक्ट
कल आएंगे नंबर्स आई थिंक इस पर्टिकुलर कंपनी के। 1810 का टारगेट है और 1749 दरअसल स्टॉप लॉस के तौर पर काम करता हुआ दिखाई देगा। और हेल्थ केयर ग्लोबल जो है गौरांग की पसंद, एक अपॉर्चुनिटी 420 से 430 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में भी। चलिए ये वो सभी ट्रेड्स हैं। इंडेक्स अभी भी कोशिश कर रहा है कि यहाँ से और टूटे ना। 43,900 पर निफ्टी बैंक की थोड़ी सी वापसी हुई है, लेकिन अब मिड कैप्स में प्रेशर बढ़ता हुआ 350 अंकों तक का नुकसान देखने को मिला है। तो मार्केट में कुछ और ट्रेड्स आपके लिए स्पॉट करेंगे, लेकिन कल का दिन मेरे ख्याल में एफएमसीजी डे बनाया जाएगा, क्योंकि 3 दिग्गज एफएमसीजी कंपनियां HUL, ITC और नेस्ले, तीनों के नतीजे कल ही आने वाले हैं। तो आप सोचिए कि जब हम फ्राइडे को मिलेंगे कितना सारा न्यूज फ्लो होगा रिएक्ट करने के लिए। सुमित हमारे साथ है। सुमित, शुरुआत HUL के साथ ही करते हैं, बताइए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? कल एफएमसीजी में HUL, ITC, नेस्ले, यूनाइटेड ब्रिवरीज और साथ साथ FMEG का हेवेल्स, ये कुछ नाम हैं जिनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के बड़े नाम प्लस कंजम्पशन ड्रिवन में आपको PVR आयनॉक्स में दिखाई पड़ेगा। तो शुरुआत करता हूं देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ, जहां पर पहला नंबर जो आता है वो कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर आता है, जिसको बाजार सबसे कीनली वॉच करता है। तो बाजार अनुमान लगा रहा है, यानी फिलिप कैपिटल की एक रिपोर्ट है, 6% के आसपास वो वॉल्यूम ग्रोथ का एक एस्टिमेट लेकर चल रहे हैं। 6% के वॉल्यूम ग्रोथ का एस्टिमेट मतलब हुआ 4% YOY बेसिस पर। पिछले साल इस तिमाही में 4% की वॉल्यूम ग्रोथ थी और पिछली तिमाही में 3% की वॉल्यूम ग्रोथ थी। तो QOQ और YOY दोनों ही आधार पर वॉल्यूम ग्रोथ बेटर साइड पर रहेगी। रेवेन्यू 15,384 करोड़ जो कि 14,500 करोड़ के सामने आएगा। EBITDA 3,630 करोड़ जो कि 3,300 करोड़ के सामने आएगा। मार्जिन 23-23% के सामने 23.6% के आसपास आते हुए दिखाई पड़ेंगे और मुनाफा 2,550 करोड़ 2,380 करोड़ रुपए के सामने ये मुनाफे का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2-3 चीजें, एक तो थोड़ा सा प्राइस करेक्शन जो हुआ इनपुट कॉस्ट के प्रोडक्ट्स में, उसका एक इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन फ्रंट पर आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो कंपनी PFAD प्राइसेस, जो कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक लिया प्लस PFAD प्राइसेस का एक करेक्शन था, इन दोनों का इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन फ्रंट पर आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक रॉयल्टी पेमेंट को लेकर थोड़ा इशू जरूर रहेगा कि हायर रॉयल्टी पेमेंट किया था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर आ सकता है, लेकिन अदरवाइज माना जा रहा है कि बेटर साइड पे नंबर रहेंगे और वॉल्यूम का नंबर थोड़ा सा अपटिक कर सकता है। प्राइस करेक्शन का जो कंपनी ने अपने बाकी प्राइस प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में करेक्शन किया था, उसका इंपैक्ट शायद वॉल्यूम को एक अपटिक दे सकता है। तो इसलिए अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ के साथ बेटर साइड पे नंबर आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं। सेगमेंटल परफॉर्मेंस, सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर की कमेंट्री, ये कुछ चीजें इनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा, लेकिन बेटर साइड पर नंबर आप HUL में एक्सपेक्ट करेंगे। HUL में बेटर साइड पर नंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ 3 से बढ़कर 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आ जाती है तो वाकई में एक अच्छा बूस्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को। पिछले 6 महीनों में और 3 महीनों में स्टॉक ने क्या किया है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। HUL आप गौर करें तो शांत रहा है, इनफैक्ट यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली का ही ट्रेड बनता दिखाई दिया है। गाबा साहब, किस लेवल के पार निकलेगा तो HUL में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बताइए किस लेवल पर नजरें हैं आपकी? एक्चुअली देखा जाए तो साइडवेज जोन पर है, कंसोलिडेशन मोड पर है। स्ट्रॉन्ग जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2540 उसके ऊपर तो है, इतना है कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो 2570, अगर कंफर्मेशन नहीं चाहिए तो स्टॉप लगाइए 2540 का। अपमूव मिलना चाहिए 2600 पॉसिबल है HUL में, तो बाय मोड पर तो है। इतना है कि हम कंफर्मेशन चाहते हैं या थोड़ा रिस्क लेते हैं, एग्रेसिव ट्रेड तो है। ट्रेडर देखते हैं नंबर्स के बाद ये कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, ITC से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है सुमित बाजार? देखिए ITC के केस में आपको देखिए FMCG भी है, इनका होटल भी है, पेपर भी है, एग्री भी है और सबसे बड़ी बात सिगरेट भी है। तो इसलिए थोड़े से नंबर्स उलट आपको दिखाई पड़ सकते हैं। मुनाफे फ्रंट पे करीब 18% बढ़त का अनुमान, 5285 करोड़ रुपए का एक मुनाफे का नंबर रहेगा, 17,360 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नंबर। इसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर 5% रहेगा। पिछले साल इस तिमाही में 20% का नंबर था, तो एक बड़े बेस के सामने 5% की वॉल्यूम ग्रोथ। सीक्वेंशियल बेसिस पर भी 8% के सामने 5%, तो थोड़ा डिक्लाइन वॉल्यूम में रहने की बातचीत है। इसके अलावा EBITDA 6,730 करोड़, मार्जिन इंप्रूव होंगे, 38 से 39% के आसपास के मार्जिन रह सकते हैं और मुनाफे फ्रंट पे 5200-5300 करोड़ रुपए का एक नंबर यहां पे रहने का अनुमान है। तो कंपनी के नंबर्स तो बेटर रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम फ्रंट पे थोड़ा सा एक डिप आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मिड सिंगल डिजिट सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ, ये एक रहने की बातचीत फिलिप कैपिटल ने मेंशन की है। मिड सिंगल डिजिट मतलब होता है 7-6-7 की रेंज में कहीं ये आता हुआ, 5-6-7 की रेंज में कहीं, इसको आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं। FMCG कारोबार में ग्रोथ बेहतर रहेगी
और साथ ही साथ एग्री एंड पेपर में थोड़ा सा करेक्शन आएगा, लेकिन होटल कारोबार इनके लिए एक बढ़िया पिकअप कर सकता है, तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इबीटा मार्जिन में क्योंकि बेटर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट, इन सब की वजह से मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होंगे। लेकिन आईटीसी क्योंकि बहुत समय से शांत है और एक कंसोलिडेशन में है, तो कोई भी रिएक्शन या पॉजिटिव नंबर आता है तो स्टॉक में बढ़िया रिएक्शन भी आपको दिखाई पड़ सकता है। और लगे हाथ नेस्ले केस में वॉल्यूम ग्रोथ मोर और लेस फ्लैट रहेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। करीब 5% की वॉल्यूम ग्रोथ पिछली तिमाही में थी, इस बार भी 5% रहेगी। साल दर साल 9% के सामने करीब 5% का नंबर आएगा। मुनाफा यहां भी 19% बढ़ने का अनुमान है। रेवेन्यू करीब 12% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। एबिटा फ्रंट पर करीब 1192 करोड़ रुपए का एबिटा, जो कि 1000 करोड़ के सामने आएगा। और मार्जिन भी 21-22% के सामने 23-23.5% के मार्जिन कंपनी पोस्ट कर सकती है। यहां पर लो टीन रेवेन्यू ग्रोथ की बातचीत जो की गई है, उसकी वजह है कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इश्यूज कंपनी ने फेस किए थे। हालांकि प्राइस हाइक जो इन्फेंट मिल्क में किया गया, उसका इंपैक्ट कंपनी की वॉल्यूम फ्रंट पे जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो मार्जिन को सपोर्ट कर देगा। और कॉफी सेगमेंट में, प्रिपेयर्ड डिशेस सेगमेंट में भी कंपनी ने थोड़े बहुत प्राइस हाइक लिए हैं, तो वो भी सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे कंपनी के ओवरऑल मार्जिन सिचुएशन को। रॉ मटेरियल का बेनिफिट यहां पर भी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात की जो मिल्क प्राइसेस थे वो थोड़ा से जो बढ़ गए थे हायर साइड पे, वो सबड्यूड हुए, तो उसका भी एक इंपैक्ट रहेगा। तो ओवरऑल मार्जिन सबके बेटर होंगे। वॉल्यूम ग्रोथ का फिगर वेरिएट करेगा। एचयूएलए केस में वॉल्यूम ग्रोथ थोड़े से बेटर रहेंगे, आईटीसी में थोड़े कमजोर रहेंगे, और नेस्ले में मोर लेस फ्लैट साइड पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सुमित इस हेड्स अप के लिए। अब इन स्टॉक्स में पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, किस तरह का आउटलुक बनाया जा सकता है नंबर से पहले, उस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कोटल म्यूचुअल फंड के सीनियर एग्जीक्यूटिव वीपी और फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कमाई करते में आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसे कि आपसे वादा किया था कि ब्रेक के उस छोर पे हम बात करेंगे कोटक म्यूचुअल फंड के श्री पंकज टिब्रेवाल से, और हमारे साथ इस वक्त पंकज जी मौजूद है। पंकज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज स्क्रीन पे थोड़ा पेन है, और आपसे ये जो गुफ्तगू बातचीत हो रही है वो बहुत सारी चीज़ों के बीचों बीच हो रही है। अर्निंग सीजन हमारा, और फिर आपने जो ये वॉर 7 अक्टूबर से जिसको हमें झेलना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, और उसका एक इम्पैक्ट ये है कि आपसे बातचीत करते करते क्रूड एट 92, इस वक्त प्लेसमेंट बदल बीच में थोड़ा रिस्क क्या बढ़ रहा है? नमस्कार। अगर आप देखें तो लास्ट 1-2 महीने से हम मिड और स्मॉल कैप को लेके थोड़े कॉशियस रहे हैं। और जो भी डेटा पॉइंट्स हम देख रहे हैं उसमें ये क्लियरली दिख रहा है कि ग्रीड पूरे मार्केट में भरपूर है, और इस समय कहीं ना कहीं हमें सावधानी बरतनी चाहिए। रीजन हमें बाद में पता चलेगा, चाहे वो वॉर हो या अर्निंग सीजन हो या फेड के ब्याज दर हो, रीजन हमेशा बाद में पता चलता है। बट आज 3-4 जो डेटा पॉइंट्स हम ट्रैक करते हैं वो हमें सावधानी बरतने के लिए सलाह कर रहे हैं। क्या है वो डेटा पॉइंट्स? पहला अगर हम देखें तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये अगर हम 2003-4 से देखें तो नॉर्मली लार्ज कैप करीबन 70-75% के बीच में होता है एज अ मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन। आज वो 65% पर आ गया है, और बाकी जो स्मॉल और मिड कैप है करीबन 35% हो गए हैं। तो क्लियरली आज सबको मिड, स्मॉल, माइक्रो चाहिए, और आज किसी को भी लार्ज कैप नहीं चाहिए। और लार्ज कैप में री रेटिंग एक मिड एंड स्मॉल कैप में एक री रेटिंग बड़ी तरीके से हुई है। तो ये एक चीज ध्यान रखें कि उनका वेटेज धीरे धीरे कम हुआ है। लेकिन प्रॉफिट के अगर वेटेज में देखें तो आज भी लार्ज कैप टॉप 100 कंपनियां 75% का वेट लेके बैठी हैं। तो मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में एक डिस्कनेक्ट है, इसको आप ना नकारें। सेकंड अगर हम देखें तो अर्निंग्स यील्ड, जो आपके दर्शकों को बता दें 1/P होता है। आज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों और माइक्रो कैप में ज्यादा अंतर नहीं है। नॉर्मली 10 साल 15 साल की आप हिस्ट्री देखें तो 150-200 बेसिस पॉइंट, इसका मतलब पी डिस्काउंट पर होता है मिड, स्मॉल, माइक्रो का लार्ज कैप से। आज कई इंडेक्सेस में हम देखें तो पी ऑलमोस्ट बराबर हो गया है लार्ज कैप का। और हमें सबको पता है कि वॉलेटिलिटी स्मॉल और मिड कैप में कहीं बढ़कर होती है लार्ज कैप से, क्योंकि उन्होंने साइकिल्स नहीं देखे रहते। तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स यील्ड ये संकेत दे रही है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप में कम है आज के दिन। तीसरा अगर हम देखें
तो हमें ग्रीड एंड फियर इंडिकेटर ट्रैक करते हैं कि ग्रीड के टाइम पर 100 रुपए जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं उसमें से खाली 45 रुपया या 40 रुपया ही लार्ज कैप में ट्रेड होते हैं, बाकी 55 से 60 रुपया मिड स्मॉल माइक्रो में ट्रेड होते हैं। और फियर के समय सबको टॉप 100 कंपनीज में अपने हाइड करना है और ये रेशियो 40-45 से बढ़कर 75-80 हो जाती है। और इस समय हमने देखा है कि ग्रीड में अगर आप जब भी मिड एंड स्मॉल कैप में लगाते हो, नेक्स्ट 12 से 18 महीना आपके लिए हो सकता है इतना लाभदायी न हो। आज वो एक्सट्रीम ग्रीड पोजीशन पर है जहां हम मिड एंड स्मॉल कैप को देखते हैं। आज मार्केट में किसी को भी लार्ज कैप नहीं लेना है, आज सबको मिड स्मॉल माइक्रो और नेक्स्ट मल्टी बैगर पर देखना है। तो पैसा बनना बहुत आसान हो गया है। हमें लगता है कहीं ना कहीं केयरफुल रहना चाहिए, वैल्यूएशंस कहीं महंगे हैं और आने वाले नेक्स्ट 6-12 महीने में अगर हम ये शॉर्ट टर्म को ठीक से नेविगेट कर लिए और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिए तो आने वाला 3-5 साल ये कैटेगरी के लिए एनी विच वेज काफी लाभदायी हो सकता है। तो इसलिए नियर टर्म में हम थोड़े कॉशियस हैं इस स्पेस को लेके। और एज आई सेड कि रीजन हमें बाद में पता चलेगा कि ये इजराइल वॉर के कारण हुआ, कि अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट के कारण हुआ या ब्याज दर के बढ़ने के कारण हुआ। बहुत से अगर आप देखिए मल्टीपल पॉइंट्स, इनफैक्ट ये आपका जो पहले प्रश्न का उत्तर था पंकज जी वकीम है, बहुत खूबसूरत था। कुछ देर में आपको ये मेरे ट्विटर हैंडल पे मिलेगा भी, एक बार फिर से सुनिएगा रीजनिंग इसकी। और इस वक्त आपको अपनी कैपिटल को अगले लगभग 6 महीने के लिए, साल भर के लिए बचा के रखना है। बच गई तो पैसा बनेगा। अच्छा सर, एक एक करके इस जब अर्निंग सीजन का आगाज हुआ तो आईटी, जिस पर बाजार पहले भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, पर जिस प्रकार के गाइडेंस में कट, क्लाइंट्स कॉन्फिडेंस में कमी, मार्जिन्स पे प्रेशर, सैलरी हाइक्स, ये आगे के 6 महीने के लिए आईटी की क्या तस्वीर बयां करते हैं? और जो हमें कन्विक्शन बन रहा था कि ठीक है, इट्स अ गुड एंड वैलिड पॉइंट टू टेक एंट्री इन आईटी, क्या वो सही है अभी या फिर आपको रुकना चाहिए अब? वीरेंद्र जी, अगर आप देखें तो आईटी में हमें लगता है कि नेक्स्ट 6 महीना हो सकता है थोड़ा पेन और रहे। और अगर आज आपको आईटी में निवेश करना है तो 2025 के को अपने विजन में रख के करना होगा, बिकॉज हर कंपनियों ने आके अपने गाइडेंस कट की है इस साल के लिए, बट उनका ऑर्डर इनफ्लो काफी ठीक रहा है। दैट मीन्स ये ऑर्डर इनफ्लो रेवेन्यू में टर्न होगा नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर हमें लगता है कि कंपेयर टू FY24, FY25 काफी बेटर होना चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से। और अगर ओवरऑल आप देखें तो हमें लगता है कि ये करेक्शन में नेक्स्ट 3 से 4 महीने में आईटी के वेट को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। हमारे सारे पोर्टफोलियोज में मोटा मोटी देखा जाए तो हम अंडरवेट हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली जिस तरह अपॉर्चुनिटी आएगी हम इस सेक्टर को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाएंगे। बिकॉज ग्लोबली मतलब ओवरऑल देखें और इंडिया में भी देखें लास्ट 20-25 सालों में ये एक सेक्टर है जहां फ्री कैश फ्लो बहुत तेजी से आता है, कंपनियों के बैलेंस शीट पर कोई इशू नहीं है, हाइजीन इश्यूज नहीं है। और अगर ग्रोथ इसमें वापस रिटर्न आ गई तो हो सकता है वैल्यूएशन रीरेटिंग हो जाए, बट नेक्स्ट 2 तिमाही हमें इस पेन से और गुजरना पड़ेगा। बट इस दौरान कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी भी इमर्ज हो सकती है, तो ओपन माइंड से ये सेक्टर को अब यहाँ से अप्रोच करना चाहिए। पंकज जी, बैंकों पर अब आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आज का जो बड़ा फॉल आया है वो बैंक्स लेड ही है। दूसरी तरफ HDFC बैंक के नंबर्स भी अब साफ हो गए हैं। कंपनी कह रही है कि आगे रिटेल पर ज्यादा फोकस रहेगा, टाइम लगेगा इनफैक्ट वो तगड़ी ग्रोथ के लिए जो पहले बैंक दिखाता था। लेकिन किस तरह से अपने आप को पोजीशन करना चाहिए और आप लोगों का क्या रुझान रहेगा अब बैंक्स और बाकी NBFCs में भी? हर्षिता जी, अगर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर हमारा व्यू पॉजिटिव है और हमें लगता है कि इस करेक्शन में हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि अच्छे फ्रेंचाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को वेटेज को बढ़ाया जाए। ऑब्वियसली नेक्स्ट 2 तिमाही बिकॉज आपके मार्जिन्स में प्रेशर है तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स पर भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बट अगर आप 3-4-5 साल की व्यू ले और अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ आएगी, ओवरऑल इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, तो बैंकिंग सेक्टर इसका एक अहम हिस्सा बनेगा। और क्लियरली हम देख रहे हैं ओवर द लास्ट 15-20 साल की प्राइवेट सेक्टर बैंक हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज मार्केट शेयर ले रहा है।
तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वैल्यूएशन भी अभी रीजनेबल हो गए हैं इस सेक्टर में, और इस करेक्शन अपॉर्चुनिटी को अगर लंबे अवधि की व्यू हो तो इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए। कुछ देर पहले हम एफएमसीजी कंपनियों के एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे और कुछ पोल ये कहता है कि एचयूएल के केस में वॉल्यूम ग्रोथ 6% पर आएगी और दिक्कत यही थी कि वॉल्यूम ग्रोथ जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी नहीं बढ़ रही थी। क्या इस बारी कुछ इंडिकेशन मिल सकता है कि ग्रामीण इलाकों में भी डिमांड की पिकअप है या फिर वो लार्जली सेकेंड हाफ में ही एक्सपेक्ट करें त्योहारों के चलते? हर्षिता जी, अगर आप देखें तो 3-4 चीज सेकेंड हाफ में प्ले करेगी। पहला कि हम नेक्स्ट 30-40 दिन वेडिंग सीजन का सबसे बड़ा सीजन है। ओवरऑल मैं कंजम्पशन के बारे में पहले बात कर रहा हूँ। सेकेंड आपकी फेस्टिविटी है जो इस बार थर्ड क्वार्टर तीसरी तिमाही में स्पिल ओवर हुई है। और तीसरा अगर आप देखें तो इलेक्शन है, 5 स्टेट इलेक्शन फिर मेन इलेक्शन, और क्लियरली पैसा कहीं ना कहीं खर्चा होगा, लोगों की कंजम्पशन आप देखोगे बढ़ेगी। लास्ट 2 साल से ये डाइकोटोमी चल रही है कि एक तरफ इन्वेस्टमेंट साइकिल अच्छा कर रहा है, जितने भी B2B बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन कहीं ना कहीं वीक है। और बॉटम ऑफ द पिरामिड स्पेशली हमें ये फील हो रहा है, कोई भी चीज की वॉल्यूम ग्रोथ देखो तो लास्ट 2 सालों से 4-5 तिमाही हो गए वॉल्यूम ग्रोथ बहुत कमजोर है। हमें लगता है सेकेंड हाफ में ये इम्प्रूवमेंट देखा जाना चाहिए। बॉटम ऑफ द पिरामिड में पैसा फ्लो करेगा, 3-4 कारणों जिसको मैंने आपको हाईलाइट किया, और इसके कारण हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट में एक बूस्ट मिलेगा। तो अगर आज आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है पोर्टफोलियो में, तो सेकेंड हाफ के और नेक्स्ट ईयर के हिसाब से अच्छी फ्रेंचाइज कंपनियां, चाहे वो कंज्यूमर स्टेपल्स हो चाहे वो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी हो, वहां पर अपने आप को पोजीशन करना चाहिए। हेडलाइन वैल्यूएशन आपको अभी भी महंगा लगेगा, बिकॉज इन सारे कंपनियों और स्टॉक्स में एक चीज होती है कि आपको हो सकता है एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन ना मिले, बट टाइम करेक्शन इनमें 2-2.5-3 साल का हो गया है। तो कहीं भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखे तो हमें लगता है सेकेंड हाफ में कंजम्पशन रिवाइव हो सकता है, और गवर्नमेंट का ये फोकस रहेगा कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में भी कहीं ना कहीं पैसा जाए, बिकॉज आज वो ही एक वर्ग है जहां पर काफी वीकनेस देखा जा रहा है। डेवलपमेंट आती हुई और जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ में चुनाव, शादी, त्योहार सबका मूव आता हुआ दिखाई देगा, वो पैसे खर्च होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, इस बीच कैबिनेट ने जो महंगाई भत्ता है उसमें भी कुछ बदलाव किया है और सीएनबीसी आवाज ने आपको सुबह में ही बताया था कि आज कैबिनेट की बैठक में किस बात पर चर्चा होगी। तो वो अपडेट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जहां पर महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर अब 46% करने को मंजूरी मिल चुकी है। तो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उसी से मेल खाता हुआ ये अपडेट। जुलाई 2023 से डीए में भी बढ़ोतरी लागू होगी, 4% मेरे ख्याल में, और डीए में इजाफा आएगा। लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, इनफैक्ट क्या डिटेल्स हैं बताइएगा, कैबिनेट की बैठक के में क्या हो सकता है, इसका आपने इंडिकेशन दिया था, लेकिन अब उन तमाम चीजों पर मोहर लगती हुई। बिल्कुल, दरअसल जो हम लोगों ने खबर बताई थी अपने दर्शकों को, हूबहू वही शब्दों सहित फैसला हुआ है कैबिनेट की बैठक में। और जो औपचारिक ऐलान अब हुआ है उस औपचारिक ऐलान के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारी जिनकी कुल संख्या करीब 1 करोड़ से ज्यादा है, उनके लिए महंगाई भत्ता यानी डीए 4% बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये अब 42% से बढ़कर के 46% हो जाएगा, यानी 46% हो जाएगा। और ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जो है 1 जुलाई से ही लागू होगा, यानी एरियर के तौर पर बाकी पैसे इनको मिलेंगे। और इस पे सरकार का जो अतिरिक्त खर्च होगा 12,857 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। तो ये तो रही बात केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनधारियों के लिए। रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को सरकार ने मंजूरी दी है। और ये जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस है 78 दिन का बोनस दिया जाएगा, 78 दिन के सैलरी के हिसाब से, यानी 78 डेज के हिसाब से। और कुल मिला के 1,968 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त खर्च होगा इसको देने को लेकर के। एक और बड़ा फैसला हुआ है, यह रबी की 6 फसलों की एमएसपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अगर समय हुआ तो आपको बताऊंगा 3 फसलों में कितनी बढ़ोतरी की गई है। जी बता पाएंगे अगर आप विस्तार से, अगर थोड़ा सा समय है अभी मेरे पास? हाँ बिल्कुल, 6 फसल में सबसे महत्वपूर्ण फसल होती है गेहूं।
गेहूं में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, बार्ली में 115 रुपए, ग्राम यानी चना में 105 रुपए, मसूर में 425 रुपए सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर में की गई है, मस्टर्ड में यानी सरसों में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, सब फ्लावर में 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। तो 6 जो फसल है रबी की फसलें, इसमें ये बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। लक्ष्मण जी, विस्तार से इस खबर को समझाने के लिए फिर से शुक्रिया। CNBC आवाज की खबर पे पुष्टि हुई। मीनवाइल थोड़ा सा डेवलपमेंट ये भी है कि बाजार इस वक्त डे लो पर है, हम एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। निफ्टी बैंक एट डे लो और निफ्टी 19,666 के साथ अब दिन के सबसे निचले स्तरों पे। इनफैक्ट मेरे लिए क्लोजिंग इसलिए खराब है क्योंकि अब हम जाते जाते 20 डे की ट्रेजेक्ट्री को तोड़ के जा रहे हैं, जो कि हमने रीगेन की थी 10 अक्टूबर को। अच्छा पंकज जी, मैं आपसे जो प्रश्न पूछने जा रहा था, जो जिसके लिए मैं काफ़ी आतुर भी था कि पूछूं आपसे ये, NBFCs में अगर आप देखें 2022 के बाद जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स जो हैं, वो बड़ी तीव्र गति से बांटे भी गए हैं। क्या आपको अगले डाउन द लाइन आई थिंक 2 क्वार्टर्स के बाद इनके MPAs में एक सब्सटेंशियल जंप की संभावना लग रही है? क्या वो एक दुविधा रहेगी यहाँ से आगे चलते हुए, और ऐसे पे NBFCs का आपका टेक क्या है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है वीरेंद्र जी, कि हम भी एक क्वेश्चन को आपस में टीम में कर रहे हैं कि अनसिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन स्पेशली, अगर आप पूरे रिटेल बास्केट को देखें तो 2 ही चीजों में बढ़ोतरी हो रही है, एक मॉर्गेज और एक अनसिक्योर्ड लोन। कहीं ना कहीं सिबिल एक बहुत अच्छे तरीके से आया है, तो हमने देखा कि डेलिक्वेंसी कंट्रोल में है, बट हमने देखा है कि इकोनॉमिक साइकिल जब भी थोड़ा भी खराब वीक होता है तो क्लियरली ये पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन पर हावी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसे हमें क्लोजली देखना चाहिए कि अगर थोड़ी भी इकोनॉमी में वीकनेस आई तो जो NBFC सबसे ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन में एक्सपोज्ड हैं, वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट 2 बार के जो डेटा पॉइंट्स हम देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा डेलिक्वेंसी में अपटिक ऑलरेडी हम देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड में। पर्सनल लोन में अभी भी वो नहीं दिखा है, अर्ली संकेत, अर्ली चेतावनी नहीं आई है, तो इसका मतलब ठीक ही चल रहा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में कहीं ना कहीं लास्ट 2 महीने से हम देख रहे हैं कि थोड़ा अपटिक है जो डेलिक्वेंसी के लेवल्स है, तो वहां हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। प्लस अगर देखें तो एक थोड़ा सा नेगेटिव जो इंडिकेशन आ रहा है कि लास्ट 3 तिमाही से इंक्लूडिंग दिस तिमाही IT सेक्टर के जो वेल वेदर कंपनियां हैं 5-6, सबने जॉब रिड्यूस किया है, जॉब कट्स किया है। लास्ट ऑलमोस्ट 3-4 साल से हम IT में एडिशन देख रहे थे, वेज हाइक्स देख रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखें लास्ट 3 तिमाही से तो हमने नेट रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉइज देखा है। वो भी ना कहीं कंजम्पशन पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और ओवरऑल पर्सनल लोन अगर उन लोगों ने लिया है जिनकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये एक आउटसाइड में अगर आप देखें तो IT सेक्टर एक अपने लिए, देश के लिए कंजम्पशन प्लस अगर आप ओवरऑल लोन साइड में, मॉर्गेज साइड में देखें तो एक अहम भूमिका प्ले करती है। वहां थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, बट ओवरऑल आज के दिन ऐसा कोई चिंतित विषय नहीं दिख रहा है जो हमें भयभीत करे। ओके पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवेल भाई डे लो दिन के सबसे निचले स्तरों पे, और बैंक निफ्टी आज 550 अंक नीचे, फाइनली 44,000 के नीचे। तो जहां तक ये क्लोज का सवाल है, मतलब अगर ये क्लोज होता है तो हम निफ्टी पे एक बार फिर से आई थिंक पोस्ट 28 सितंबर एक सबसे बड़े इंटरडे सेलिंग के साथ, और इसके पीछे कारण कोई बहुत ज़्यादा अगर आप देखें दुविधा वाला, मतलब अचंभित करने वाला नहीं है। 92 का क्रूड इस वक्त बाजार को ले जा रहा है नीचे, दिन के सबसे निचले स्तरों पर। BTST STBT ट्रेड्स यहाँ पे करेक्ट करना शुरू करते हैं। मानस, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए, फार्मा स्टॉक में ही सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो वहां पर ही एक पोजीशन लेके जाएंगे और वो पोजीशन डॉक्टर रेड्डीज में रहेगी। ब्रेकआउट क्लियर है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। मेरा समझना है कि कल भी ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है, इसलिए 5630 5630 के स्टॉप लॉस से आप डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करके जा सकते हैं।
और ऊपर की तरफ 5750 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके डॉक्टर एडीज, आपका कन्विक्शन इसी के साथ है। राजेश जी, आपका कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी देखिए, फार्मा के साथ ही जाएंगे। फार्मा में सन फार्मा, आई थिंक इसका सुबह भी जिक्र हुआ था। सन फार्मा 1140 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करेंगे। 1175, आई थिंक सुबह भी मैंने यही टारगेट दिया था। 1175 का टारगेट जो है वो सन फार्मा में अभी भी वैलिड है। तो आई थिंक फार्मा थोड़ा सेफ बेट रहेगा इन द मार्केट लाइक दिस। का ट्रेड गावा साहब, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड है सन फार्मा ही रहूंगा। सॉरी, नॉट सन फार्मा, टाटा मोटर्स। फार्मा तो चला गया, टाटा मोटर्स मुझे अब भी अच्छा लगता है। 660 का स्टॉप लगा कर चले तो पॉसिबल है कि 685 देखने को मिल सकते हैं। तो यस, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे आपका एक बाय है। अच्छा, टाटा मोटर्स याद रखिएगा, इस क्लोज के साथ टाटा मोटर्स अपने करियर के सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होगा। यस, अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ते हुए हम टाटा मोटर्स पे। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मैं यहाँ पे बिरला सॉफ्ट सेल के साथ ही जाऊंगी 560 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी डाउनसाइड पोटेंशियल है। आप बिरला सॉफ्ट में मन बना चुकी हैं, इसको बेचना है हर हालत में। और मैम, आपका टारगेट स्टॉप लॉस एक बार जरा टीम प्रोड्यूसर नहीं सुन पाए हैं, जरा प्लीज प्रोड्यूसर आप नहीं सुन पाए, जरा बताइए एक बार फिर से क्या है। 560 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट्स ऑफ 520 एंड 505। ओके, चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पे पेज आ जाएंगे, उसमें टारगेट स्टॉप लॉसेस मेंशन होंगे। रुचित, आपका ट्रेड? बैंकिंग स्पेस में से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे नो शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। सो आइडियली पूरा सेक्टर आज वैसे भी एक डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे भी हमने रिसेंटली एक अच्छा अंडर परफॉर्मेंस देखा था जब बैंक निफ्टी में पुल बैक मूव था उस समय भी। सो करंट लेवल्स पे 716 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इसको शॉर्ट करके जाए, और 682 के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट करें। ये ट्रेड्स हैं जहां पर हमारे जानकारों की पोजीशन की सलाह है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो वायदे बैन में जा सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सॉरी, एक तो है पीएनबी, 101% की पोजीशंस यहां पर बनती हुई दिखाई दी है। सन टीवी, बायोकॉन, एनएमडीसी में भी 90% से ऊपर की पोजीशंस है। बैन से निकलने वाली फहरिस्त में इंडिया बुल्स के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन ज्यादा चांस ऑफ कोर्स भेल का है जहां पर 81% तक की पोजीशंस बनी है। वीरू, लेकिन क्लोज पर अब क्या हाल होगा, क्योंकि 19700 के नीचे निफ्टी और निफ्टी बैंक तो 500 पॉइंट नीचे, रिकवरी की कोई साइंस नहीं है। देखिए हर्षदा, मतलब मैं कहूँ कि एक समय बाद आई मीन एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर तो आप शॉर्ट नहीं कर सकते, चाहे कितना भी नीचे ना हो आप। लेकिन मैं आई थिंक बैंक निफ्टी को सुबह भी 8 बजे बोल रहा था कि मैं जिस प्रकार से कल करीब एफआईएस ने 2,59,000 पुट, मेरे सुबह का वो स्टेटमेंट था 8 बजे कि मैं डाइसी फील कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ बैंक निफ्टी को लेकर। और एक जनाब ने मुझसे ट्विटर पे प्रश्न पूछा भी था कि ऐसा क्यों, बट वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही इंडिकेटर था। और आज हम आप देखिए बिल्कुल डे लो पे क्लोज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से हर्षदा, ये जो स्विंग लो है ना 9 अक्टूबर का, वो है करीब 43,800 का। अगर हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उसको वॉलिड करते हैं तो बैंक निफ्टी का 200 डेमा का जोन खुल जाएगा। मानस ने हालांकि टिप्पणी यही की है कि शायद उनको भी बहुत उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है, बट प्लीज मैं आई थिंक निफ्टी की बैंक के ट्रेडर से यही वकालत करूंगा, 18 अगस्त 2023 से लेके आज के प्राइस को रीड कीजिएगा, और ये टिपिकल हेड एंड शोल्डर प्लस 43,800 के नीचे अगर हम स्लिप करते हैं तो 200 डेमा की ट्रेजेक्ट्री जो कि करीब 43,200 पर है वो खुल जाएगी। लुक एट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सारे के सारे लूजर। ये कंप्लीट अगर आप देखें रिएक्शन है क्रूड पर मेरे ख्याल से। हर्षदा, तो ये इनफैक्ट क्लियरली आज निफ्टी बैंक में कोई भी एक स्टॉक नहीं है जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज करता हुआ दिखाई देगा। अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस, एक दो ट्रेड्स की तरफ से सहारा मिलने की कोशिश अगर आई भी, वो वहीं के वहीं है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज। अच्छा, ओएनजीसी में कोई ट्रेड है क्या मानस, कंसिडरिंग कच्चे तेल में फिर उबाल आ रहा है? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ओएनजीसी का ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा 188 के ऊपर।
188 के ऊपर 195 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। 20 डे मूविंग एवरेज 184 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा, क्रूड की तेजी यहाँ पे ओएनजीसी को अगर आप देखें स्विंग देती हुई, और एक बार आप निफ्टी को लेके आइए। इस वक्त डेल ओपन 19664 पे आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, सेल के कंटेंडर्स में ही जहाँ पे पेन है, जिनमें प्रॉफिट बुकिंग आज काफ़ी गहराई है, उसमें एक बार आप लेके आइए पीएनबी, और यहाँ पर भी एक क्रैक होता हुआ डे लो की ट्रैजेक्टरी में 7425 पर आके ट्रेड करता हुआ, और उसी के साथ एक बार आप पीएफसी को देखिए, ये भी डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, एक बार जरा पीएनबी को देखिएगा 2.5% नीचे और एक कंप्लीट रिवर्सल है आज। आपका टेक 415 पे पीएनबी पर क्या होगा? वीरेन जी बिल्कुल सही यार, आपने जब बात कर रहे थे आप पीएसयूज की, तो मेरे रडार पे पीएनबी था। पीएनबी मुझे लगता है जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्लियर कट एक शॉर्ट बिल्डअप है। इसका जो टारगेट होगा वो इसका 50 डीएमए होगा, करीबन 70 के आसपास। तो पीएनबी शॉर्ट साइड का ट्रेड होगा, स्टॉप लॉस होगा 76 का। जी, तो पीएनबी इस वक्त डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। क्लोज बहुत खराब है, और बट याद रखिएगा शॉर्ट कैरी करने का, अभी ये कहने का कि निफ्टी पे शॉर्ट कैरी करिए, अभी कोई ये मतलब आप कह नहीं सकते डिसाइसिवली। हम आज 20 डे की ट्रैजेक्टरी को तोड़ रहे हैं और क्लोज काफ़ी खराब है, और आज याद रखिएगा बम्बारमेंट हर तरफ से हुई है। आज निफ्टी आईटी भी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रहा है। याद रखिएगा निफ्टी आईटी का 50 डे के नीचे क्लोज। इनफैक्ट मैं अपने डेटा को थोड़ा सा शार्पिंग कर लूँ यहाँ पर, मेरे ख्याल से 28 जून के बाद पहली बार निफ्टी आईटी का क्लोज 50 डे के नीचे आ रहा है। दरअसल 2 दिन, 4 अक्टूबर को और साथ ही साथ 13 अक्टूबर को, दोनों दिन ये इस एवरेज के नीचे गया था, बट उस दिन इंट्राडे में रिवर्सल आ गया था, लेकिन आज फाइनली सरेंडर किया। रुचित, एक बात पूछूं आपसे, जिस प्रकार की निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट है, ऐसे में निफ्टी आईटी पे आपका टेक, प्लस जरा टीसीएस को देखिए एक बार, 3488 50 डे का नीचे क्लोज, ये भी आज पहली बार सितंबर 4 के बाद 50 डे के नीचे क्लोज दे रहा है। यहां पे किसी लॉन्ग पुट का तर्क है आपका? अगर निफ्टी आईटी से पहले शुरुआत करें तो रिसेंटली हमने देखा है कि जो रिजल्ट्स के बाद में कुछ फॉलो बाइंग आईटी स्पेस में दिखी नहीं है, और 100 डे में मेजर सपोर्ट आएगा जब डिप में ये इंडेक्स 30,900 से 31,000 के आसपास, एक्जैक्टली 31,000 के आसपास 100 डे में है। सो आई थिंक 500 से 600 पॉइंट का फॉल निफ्टी आईटी में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और 100 डे में वेदर प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये इंडेक्स में देखने के लिए। सो अगर यहाँ से 500 to 600 पॉइंट्स का फॉल भी आता है तो आई थिंक टीसीएस का पार्टिसिपेशन रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा नेगेटिव साइड है, और यही सपोर्ट 100 डे का टीसीएस में 3430 के आसपास प्रेस है, 3430, यानी यहाँ से लगभग 50 रुपए नीचे। सो आई थिंक 50 रुपए का फॉल टीसीएस में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, बट बाकी बहुत बड़ा करेक्शन में यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा जब तक 100 डे के नीचे हम आईटी इंडेक्स को क्लोज होते हुए नहीं देखे। चलिए, तो इस वक्त डे लो की तरफ निफ्टी बैंक बढ़ता हुआ, निफ्टी ऑलरेडी एट डे लो, निफ्टी आईटी एट डे लो। अब एक काम करते हैं, जरा मार्केट ब्रेथ को देखते हैं, आज ब्रेथ कैसी रही। शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग। मेरे ख्याल से ये जो फिगर है ये अंतिम पड़ाव तक आते आते काफ़ी ख़राब भी हो गई थी। आज आईटी पे प्रेशर है, आज बैंक्स में प्रेशर है, बैंक्स में सिवियर प्रेशर है, और कल जो वो सिग्नल था ना, 2,65,000 पुट्स का कवर होना एफआईएस की तरफ से, वो आई थिंक वो पूरा रिएक्शन देखे गया अपना। ये आपकी स्की पे डिजिट्स हैं, आई थिंक डॉक्टर साहब कहाँ दिखाएंगे बता दीजिए, मुझे थोड़ा सा दुविधा हो रही है। हाँ, 19 लॉन्ग, 9 शॉर्ट कवरिंग, 101 में शॉर्ट, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 101 शॉर्ट और 56 लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कंसोलिडेटेड फिगर्स 157 की थी प्रेशर वाली। और यहाँ पे आज लॉन्ग बिल्डअप था सिप्ला में, सन टीवी में, डॉक्टर रेड्डीज पे, टाटा मोटर्स में। तो कंप्लीटली जो थी फार्मा में आज थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी, फार्मा में थोड़ी बहुत नहीं, इनफैक्ट कंप्लीटली। आई मीन लुक एट सिप्ला, सन टीवी इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, डॉक्टर रेड्डीज, टाटा मोटर्स एट ऑल टाइम हाई। मेरे ख्याल से इन्फो एच और 1.5% यहाँ मूव था लॉन्ग बिल्डअप पर। सेकेंड स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग में, जीएनएफसी, एसबीआई लाइफ, पीवीआर, ग्रेनुअल्स और बलरामपुर चीनी
इनमें आज शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन ऐसा एक भी स्पेस नहीं था जो कि बाजार के डाउनसाइड को रेस्ट्रिक्ट कर पाता। उसमें आप देखिए अब जो शॉर्टिंग की डिजिट्स आएंगी और आई थिंक लॉन्ग अनवाइंडिंग की, ये देखिए शॉर्ट बिल्डअप सिंजन में, बायोकॉन में, एलिंटिक टेक्नोलॉजी सर्विसेज, पोस्ट अर्निंग्स, एबीबी कैपिटल गुड्स में और पिरामिड एंटरप्राइजेस में। और जहां तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है उसमें बीएचएल, यूएसएल ने मेरे ख्याल से कल ही या परसों अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था या फिर इस दौर का हाई क्रिएट किया था। हिंदुस्तान कॉपर, वोडाफोन आइडिया, एनएमडीसी में यहाँ भी पेन था। और अगर मैं कुछ कल्प्रिट्स को लेके आऊँ जिसमें शामिल है, आपकी स्क्रीन पे आएगा HDFC बैंक और ICICI बैंक। HDFC बैंक एट 1519 आज इस वक्त $1.5 पे क्लोज होता हुआ। इनफैक्ट ये मेरे ख्याल से 11 अक्टूबर के बाद का सबसे लोवेस्ट क्लोज होगा। सबसे मानस बहुत संक्षेप में कोई सेंस बनता है क्या HDFC बैंक में किसी लॉन्ग पुट का, 1500 का? देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि ट्रेंड निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ से भी शायद ₹40 का डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो पुट ही लेना होगा। पुट आप ले सकते हैं, 1520 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं HDFC बैंक का। उसके भाव चल रहे हैं ₹16 के आसपास को। माफ करिएगा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ पुट। ठीक है, ओके। जो पुट चल रहा है वो ₹13 के आसपास चल रहा है। तो उस पुट ऑप्शन में खरीदारी करिए, ₹9 का स्टॉप लॉस लगाइए और ₹22 के टारगेट सेट करिए। HDFC बैंक का 1520 का पुट ऑप्शन। आखिरी 1.5 मिनट का कारोबार और देखिए क्लोजिंग कहां पर आ रही है। 19,700 के नीचे ही दरअसल बाजार बंद होता हुआ दिखाई देगा आपको। 145 अंकों का नुकसान। यहां निफ्टी बैंक आज का बड़ा कल्प्रिट था, जहां पर 500 पॉइंट की गिरावट पर क्लोज देखने को मिल रहा है। आज तो आईटी काउंटर्स में भी खासा दबाव देखने को मिला। लगातार आईटी कंपनियों की तरफ से यही बयान आ रहा है कि वो अपना गाइडेंस कट कर रहे हैं और आज ठीक वही हुआ। हैप्पीएस्ट माइंड के केस में दूसरी कंपनियों ने भी इस तरह का इंडिकेशन दिया। LTTS की तरफ से भी इशारा वैसा ही था और ये वो सारे स्टॉक्स है जिन्होंने आज दरअसल प्रेशर डाला है आईटी इंडेक्स पर। लेकिन आप बैंकों का हाल देखिए तो आपका HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, सब में बिकवाली की पोजीशंस। बजाज फाइनेंस में आज अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। नतीजे भले ही अच्छे रहे हों, आज तो इनफैक्ट पॉलीकैब अच्छे नतीजों पर टूटता हुआ दिखाई दिया क्योंकि क्लियरली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है आज के दिन। पॉलीकैब स्ट्रॉन्ग नंबर्स पर 2% करेक्ट करता हुआ दिखाई दिया है। एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ था, वो थी फार्मा कंपनियां। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसे ट्रेड्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हालांकि इस सब तेजी के बीच सिंजीन और बायोकॉन चल नहीं पाए क्योंकि सिंजीन ने भी अमेरिका के हालात को देखकर गाइडेंस में कटौती की है। तो जहां भी गाइडेंस कट की बात आ रही है उन स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल रहा है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो साफ तस्वीर आपको दिखाई देगी कितनी तेजी, कितनी मंदी में हम बंद हो रहे हैं। बिकवाली की पोजीशंस आज मैग्नीफाई होती हुई फिर नजर आई हैं। कल ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट डे होगा क्योंकि दिग्गज FMCG कंपनियों के नतीजे आएंगे, उनका इंतजार रहेगा। वीरू, देख लेते हैं सीधा सौदा में अपडेट क्या निकल कर आया है। जैम एक बार सीधा सौदा को देखते हैं। आज दो टीम्स सुबह जो हालात थे, सूरत हाल थे, अर्निंग्स, उनके आधार पर जो टीम्स पिक की गई थी। आइए देखते हैं पहले नीरज जी की टीम और आशीष की टीम में क्या रहा रुझान। दो टीम्स, इसमें आशीष की टीम में ओरिएंट सीमेंट, एस्ट्रा माइक्रो, यहाँ पे मूव मिला ज़ेंसार में और बजाज इलेक्ट्रिकल्स में। और जहाँ तक नीरज जी की टीम का सवाल है उसको देखते हैं एक बार। वहाँ पे ट्रेड्स जो अच्छे रहे उसमें आज IIFL सिक्योरिटीज़, हुडको, सिंजिन और LG टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे सेल कॉल ली गई थी। उन्होंने बखूबी अपना काम किया। तो ये क्लोज खराब है और क्रूड की चिंता इस बाजार पे हावी। डायरेक्टर साहब एक बार जाते जाते क्रूड दिखा दीजिएगा। आई थिंक ये सब कुछ जो हुआ, आई बिन सुबह जब नीरज जी टिप्पणी कर भी रहे थे, जो रात का डेवलपमेंट था उसने प्रभाव डाला। एक रत्ती भर कॉन्फिडेंस पूरे सेशन में बाजार में नहीं था। इट्स नाउ 92.45। जब इस कार्यक्रम की मैंने शुरुआत की थी 2 बजे के आसपास, ये था करीब 91.40 पे, 92.45 पे ट्रेड करता हुआ। तो $1 का तो इजाफा यहीं पे ही हो गया। खैर, जैसा भी हो सूरत हाल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात सारे समीकरण, संकेत और स्टैट्स को लेकर, स्टॉक्स से न्यूज़ को लेकर। सुबह सुबह हर्षता, मैं, आशीष, नीरज जी और अनुज मॉर्निंग कॉल और फिर मुनाफे की तैयारी लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।